हेलो दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक चैप्टर कंपोजिशन लेवी। बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें सर, अलग अलग पॉइंट हैं। 15 से 20 तरह के ऐसे पॉइंट हैं जो अक्सर स्टूडेंट को याद नहीं होते। एक डॉक्टर के पास एक बंदा जाता है, कहता है सर मेरे को बीपी भी है, शुगर भी है, मेरे को हाई भी, मेरा मतलब हार्ट की प्रॉब्लम भी है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मुझे कोई बहुत सारी दवाइयां दे दो, तो मैं सारी दवाइयों को छोड़ के अगर मैं आपको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दूं, एक ऐसी स्टोरी बता दूं आपको कि सारे के सारे पॉइंट आप एग्जामिनेशन में ऐसे चुटकियों में निकाल दो, तो सारे के सारे पॉइंट एक स्टोरी से कंपोजिशन स्कीम को हम समझेंगे। एक स्टोरी क्रिएट मैंने आपके लिए करी है ताकि आपको ये सारे डीप पॉइंट आपको लर्न हो जाए, रट्टा ना लगाना पड़े। जैसे आपको पता होगा हमारी शुरू से आदत रही है कि हम रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं करते। आपने नोटिस किया होगा हम कोई भी क्लास में कोई भी चीज आपको क्रैम नहीं करवा रहे। सीए एग्जामिनेशन में एक हद तक आप चीजों को क्रैम कर सकते हो, उसके बाद आपको चीजें समझनी ही पड़ती हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ बहुत सारा सब्जेक्ट है आपका पढ़ना है आपको जो, तो हर चीज आप क्रैम नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से, इस चैप्टर को हम निकालते हैं। स्टोरी हमारे सामने क्या है? हमारे सामने कुछ गरीब लोग हैं तो बड़े परेशान है जीएसटी के आने से। सर जीएसटी में इतने सारे कंप्लायंस हैं, जीएसटीआर 3B1, जीएसटीआर 3B1 और उसके बाद टैक्स इनवॉइस, इतने सारे रेट। एक दुकानदार है, ये मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारे मिलके, सब लोग मिलके ये इनके पास गए। जीएसटी आने के बाद गए और इन्होंने बोला कि सर हमारे को बचाओ बचाओ, जीएसटी से बचाओ, हमारे पास कितने सारी आइटम है, 1000 आइटम हम बेचते हैं, 1000 आइटम और उससे प्लस आइटम बेचते हैं। किसी पे रेट 18% है, किसी पे 5 है, किसी पे 12 है, किसी पे 0 है, किसी पे निल रेटेड है, किसी पे अलग अलग सब पे रेट है। हम कितने रेट याद रखें, कितना कंप्लाइंस करें, कितना हम अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करें। हमारे लिए कोई सिंपल सिंपल स्कीम निकाली जाए। ना तो हमारे पास इंटरनेट है, ना हमारे पास कोई लैपटॉप है, ना हमारे पास कोई सुविधा है, तो हमारे को तो सिंपल सिंपल एक ऐसी रिटर्न बता दो कि हम क्वार्टर में एक बार जाएं सीए के पास और सीए अपनी रिटर्न फाइल कर दे। ये प्रस्ताव रखा गया और जो मोदी जी हैं और हमारे चाणक्य यानी कि अमित शाह जी थोड़े से चिंतित हुए और बोला जी गरीब लोग हमारे पास आए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो स्कीम ड्राफ्ट करनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, उस पूरी स्टोरी के बाद आपको लगेगा ये स्कीम तो बच्चों वाली स्कीम है, ये पूरी स्कीम आपसे मैं खुद ड्राफ्ट करवा दूंगा। तो लोग आए, कह रहे जी, तो मोदी जी ने पूछा जी आपकी क्या मनसा है, आप क्या चाहते हैं हमारे से? तो लोगों ने बोला जी हमारे से इतने सारे कंप्लाइंस ना कराए जाए, हमारी पहली मनसा है कि हमारे को कंप्लाइंस का बर्डन कम कर दिया जाए, हमारे ऊपर कंप्लायंस बर्डन हमारे ऊपर रिड्यूस कर दिया जाए, हमारी रिटर्न क्वार्टरली कर दी जाए और हमारा जो रिटर्न का फॉर्म है वो भी सिंपल कर दिया जाए। अमित शाह ने ये बोला ठीक है जी, ये बात आपकी मान लेते हैं, आपका कंप्लायंस का बर्डन हम कम कर देंगे। फिर दोबारा इनसे पूछा गया और क्या चाहते हो बताओ, और क्या चाहते हो आप लोग? अब मीटिंग चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, सारे गरीब अलग अलग वर्ग के लोग बैठे हैं मीटिंग में, और मीटिंग में बैठ के बात चल रही है। इन्होंने बोला जी इतने सारे जीएसटी के रेट हैं, बहुत सारे जीएसटी के रेट हैं, 5%, 18%, 12%, 28% और अलग अलग रेट हैं। हम इतने रेटों की झंझटबाजी में नहीं पड़ना चाहते, हमारे ऊपर तो एक ही रेट लगा दो, सिर्फ एक ही रेट लगा दो, जो रेट आप स्पेसिफाई करोगे। लेट्स एग्जांपल, हमारे पास 1% का टैक्स आप लगा दो, बस। किस पे लगा दो जी? कह रहे जी हमारी टर्नओवर पे लगा दो, हमें एक एक इनवॉइस पे टैक्स नहीं लगाना, हमारी टोटल टर्नओवर पे 1% हमारे से ले लो और हमारा पिंडा छोड़ो। अच्छा, मोदी जी ने बोला ये बताओ ये 1% कौन देगा, कस्टमर देगा या आप दोगे? तो उन्होंने बोला जी कस्टमर ही देगा, कस्टमर से ले लेंगे। ना 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 ना, कस्टमर से ये टैक्स अगर आप आपको देंगे तो ये आपको कस्टमर से नहीं देना, अपनी पॉकेट से देना है, कस्टमर से नहीं देना। अगर आप इस बात पे एग्री हो तो आगे बात करें, नहीं तो जाओ अपना। लोगों ने बोला चलो ठीक है, हमारा नुकसान है,
कि नॉर्मल स्कीम में हमें अपने कस्टमर से टैक्स लेते हैं और जमा करा देते हैं गवर्नमेंट को। आप कह रहे हो इस स्कीम में अगर आना है तो अपनी जेब से अपने टर्नओवर पे 1% टैक्स दे दो। एग्जाम्पल है 1%, अभी और भी रेट पड़ेंगे। ये बात हो गई एग्री। बहुत अच्छी बात है जी, हमारे आपने बात एग्री कर ली, आपने हमारे को कंप्लाइंस से फ्री कर दिया, आपने हमारे पर एक रेट ले लिया। अच्छा, फिर उसके बाद मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कुछ सलाह मशवरा आपस में करी। कह रही स्कीम तो बना रहे हैं हम, स्कीम तो दे देंगे, बट कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो दागी हैं, इनको मीटिंग रूम से बाहर कर दो। कह रहे जी कौन कौन मीटिंग रूम से बाहर होंगे? मोदी जी ने बोला जी जितने बंदे भी एल्कोहल बेचते हैं, मुझे एल्कोहल पसंद नहीं है, जितने लोग भी एल्कोहल बेचते हैं वो सारे, यानी कि जो भी टैक्स है जिसके ऊपर टैक्स, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम, पेट्रोल एक्सेट्रा, जो टैक्स क्या है, नॉट लेवी है, नॉन लेवेबल। यानी जितने लोग नॉन लेवेबल आइटम बेचते हैं, प्लीज आप इस रूम से आउट हो जाओ, गेट आउट। लोगों ने बोला, दो तीन लोग खड़े हो गए, सर मैं शराब बेचता हूँ, सर मैं बियर बेचता हूँ, सर मैं ये बेचता हूँ। अरे भाई आप चले जाओ यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं। सर हमारा काम क्यों नहीं है, क्या हो गया ऐसा? अरे भाई साहब आपका टैक्स ही नहीं है, आपके आइटम पे अल्कोहल पे टैक्स नहीं है, पेट्रोल पे टैक्स नहीं है, और नेचुरल गैस पे टैक्स नहीं है, सब पे टैक्स ही नहीं है, तो स्कीम लेने क्या करोगे जब आपके पे टैक्स ही नहीं है? जो चीज पे टैक्स लगना ही नहीं है तो आप ये स्कीम लेके क्या करोगे? एक आदमी खड़ा हो गया, उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल कहता है भाई साहब मोदी जी मैं ना वैसे तो बियर बियर नहीं बेचता, बट मेरी परचून की दुकान पे कभी कभी बेच लेता हूँ, कभी कभी बेच लेता हूँ, वो भी चोरी से। तो मेरे टर्नओवर में एक आधी अल्कोहल की दारू बेची होगी मैंने, वो मेरी होती है, बाकी मेरा परचून की दुकान है। मोदी जी ने बोला भाई साहब चले जाओ यहां से। अल्कोहल पे अगर हमने अल्कोहल पे अगर हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स लगा दिया तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि संविधान में क्या लिखा था जी, डेफिनेशन में लिखा हुआ था सप्लाई ऑफ जीएसटी, जीएसटी ऑन सप्लाई एक्सेप्ट अल्कोहल। तो हम अल्कोहल को और पेट्रोल को टच भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टर्नओवर में आपका चाहे 1 रुपए की अल्कोहल हो, आप प्लीज यहां से तशरीफ ले जाओ, यहां पे आपका कोई काम नहीं है मीटिंग में। सारे बंदे मायूस होके, अल्कोहल वाले और नॉन लेवी वाले, मीटिंग से बाहर चले गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि सर और बताइए किसको बाहर करना है। चाणक्य जी ने अपने कान में फुसफुस करी मोदी जी की। कह रहे जी मोदी जी हमारा जो देश है ना, वो जब बना था तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, आज की डेट में हमारा जो देश है वो सर्विस इंडस्ट्री पे बेस्ड है। तो जितने भी लोग सर्विस वाले हैं, यहाँ से हमारे को जीएसटी की कलेक्शन होनी है, रेगुलर स्कीम में बहुत सारी, इनको ये स्कीम नहीं देनी, सर्विस वालों को बाहर कर दो। मोदी ने बोला जितने लोग सर्विस वाले हैं एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। खड़ा किया गया। कह रहे जी आप सब लोग प्लीज एक बार के लिए बाहर चले जाओ। बड़े मायूस हुए सर्विस वाले, ये क्या गुनाह कर दिया हमने, सर्विस बेचना कोई पाप है? कह रहे एक बार के लिए बाहर चले जाओ प्लीज, मेरी बात मान लो। एक चाय वाला खड़ा हो गया, हाथ खड़ा, सर मैं तो आपकी बिरादरी का हूँ, मैं चाय बेचता हूँ, मेरे चाय का काम है, मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो बताओ क्या मुझे भी बाहर कर दोगे? मोदी जी को थोड़ी दया आ गई, कह रहा चाय वाले बैठ जाओ, सारे चाय वाले बैठ जाओ। अब चाय वाले का लॉजिक क्या है, आपको याद होगा, अगर हम कोई सर्विस सप्लाई करते हैं, कोई गुड सप्लाई करते हैं, कॉफी सप्लाई करते हैं, चाय सप्लाई करते हैं, तो शेड्यूल 1 में हमने उसको क्या माना था, सर्विस माना था। ये आपको वहां से लिंक कर दिया मैंने। तो चाय वाले मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि रेस्टोरेंट वालों को हम यहाँ पे जगह दे रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस को हम इस मीटिंग में जगह दे रहे हैं, ये प्लीज आउट ना हो। इसके अलावा जितने भी सर्विस वाले हैं वो प्लीज एक बार के लिए स्टैंड बाई कंडीशन में खड़े हो जाओ। मैंने क्या बोला, स्टैंड बाई। मोदी जी को मतलब कोई ना कोई कृपा करनी है इनके ऊपर, बट अभी नहीं करनी, एक बार के लिए कह रहे हैं सर्विस वाले, एक बार के लिए आप बाहर हो जाओ, आपकी बात हम दोबारा करेंगे, अभी हम थोड़ा सा उलझे हुए लॉ में। तो उन सर्विस वालों को सबको बाहर कर दिया, सिर्फ चाय वालों को, रेस्टोरेंट वालों को बिठा के रखा कि आपको ये स्कीम देंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद बात आई, मोदी जी ने बोला
कि एक बार हमारे लॉ मिनिस्टर साहब को फोन मार लो। ऐसा ना हो कि हम स्कीम दे दें ऐसे ही, और लॉ मिनिस्टर से थोड़ा डिस्कस कर लो कि हम स्कीम बना रहे जा रहे हैं गरीबों के लिए, ये स्कीम सही बनेगी नहीं बनेगी, इसको आप चेक कर लो। फोन मिलाया गया लॉ मिनिस्टर को, हाँ जी साहब हमने स्कीम बनाने जा रहे हैं, बताओ हमने ये क्या करा है, हमने ये क्या करा है कंप्लायंस के लिए, हमने एक ही रेट लेना है, एल्कोहल को बाहर कर दिया, सर्विस को बाहर कर दिया। तो लॉ मिनिस्टर ने बोला सर एक बात इसमें खास लिख लो, एक बात इसमें खास लिख लो। क्या लिखनी है जी? कह रहे जितने भी लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, क्या बोला मैंने? आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आउटवर्ड मतलब सेल, आउटवर्ड मतलब सेल। कह रहे जितने भी लोग आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, कौन सी? इंटर वाली, उनको आप इस गेट से बाहर करवा दो, मतलब इस मीटिंग का पार्ट नहीं होने चाहिए वो। मोदी जी ने बोला क्या हो गया ऐसा, वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट है हमारा, इंटर वाले को क्यों बाहर करवा रहे हो? लॉ मिनिस्टर ने थोड़ी लॉ की जानकारी दी। कह रहे सर आप लॉ समझो थोड़ा सा, लॉ कैसा है हमारा, थोड़ी सी टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको, टेक्निकल बात, ये पॉइंट क्यों हटाया गया हमारे सीजीएसटी एक्ट में, एसजीएसटी एक्ट में, या फिर यूटीजीएसटी एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन है? अराउंड आई थिंक 150 से ऊपर सेक्शन है। तो ये हमारे सेक्शंस हैं, और ये सेक्शन लगते हैं जब हम पढ़ते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये बात हम पढ़ चुके हैं लेवी वाले चैप्टर में। हमारे पास एक आईजीएसटी लॉ है जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। ये एप्लीकेबल होता है आपका जब आप सप्लाई करते हो इंटर स्टेट सप्लाई। इस एक्ट में टोटल 25 सेक्शन हैं, टोटल 25 सेक्शन है, और यहां सेक्शन थोड़े ज्यादा है। सर आप सोचोगे ऐसा कैसे, एक ही तरह के लॉ हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी में इतने सारे सेक्शन और आईजीएसटी में ओनली 25 सेक्शन, ऐसे कैसे हो गया? क्या आईजीएसटी लॉ ने सारे सेक्शन कॉपी नहीं करे जैसे एसजीएसटी लॉ ने करे कॉपी सीजीएसटी एक्ट से? क्या यहां से एक्ट कॉपी करने चाहिए थे? लॉ ने बोला कि हम दोबारा दोबारा अपने ही एक्ट में से कॉपी करके यहां डाल दे, बेकार में लॉ एक्ट इतना मोटा और हो जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी लॉ सेंटर के हाथ में है, सीजीएसटी लॉ सेंटर के हाथ में है। तो उन्होंने एक सेक्शन बनाया, एक सेक्शन बनाया सेक्शन 20, जो बात करता है बोरोड प्रोविजन, बोरोड प्रोविजन। ये कहते हैं जी कुछ सेक्शन को मैं यहां से यहां बोरो कर लूंगा। एक होता है कॉपी करना, एक होता है उधार ले लेना। मैंने कहा जी मैंने यहां पे कंसेप्ट है रजिस्ट्रेशन का, यहां पे कंसेप्ट है इनवॉइस का। कह रहा है ये सेक्शन यहां दिए हुए हैं, सेक्शन 22 यहां दिया हुआ है, सेक्शन 31 यहां दिया हुआ है। कह रहा है ये सेक्शन यहां पे नहीं है, बट मैं इस आईजीएसटी लॉ में इस सेक्शन को कॉपी नहीं करूंगा, बोरो कर लूंगा। तो कुछ सेक्शन बोरो किए हुए हैं सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ने, कहां से? सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट से। सर ये तो हो गई थोड़ी बेसिक लेवल की बात, अब करते हैं एडवांस लेवल की बात। ये बात हो रही है लॉ मिनिस्टर मोदी जी को, रमेश शाह को लॉ का ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे जी सेक्शन 10, सेक्शन 10 जो हमारा कंपोजिशन लेवी का है, कंपोजिशन स्कीम का है, इस सेक्शन को आईजीएसटी एक्ट ने बोरो ही नहीं किया हुआ। ओहो, आईजीएसटी एक्ट ने कहा जी हम सेक्शन 10 को कोई जगह इंटर में नहीं दे रहे। जब इंटर में जगह ही नहीं दे रहे, तो क्या हम ये स्कीम इंटर वालों को दे सकते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लॉ मिनिस्टर ने बोला इंटर स्टेट। सर क्या हमने बात परचेज की करी है? एक आदमी खड़ा हो गया, कह रहा है आप जो बातें कर रहे हो सब सुन रहा हूं, मुझे भी लॉ आता है, क्या आप हमारी परचेज पे रोक लगा दोगे कि परचेज हम इंटर से नहीं करेंगे? लॉ मिनिस्टर ने बोला परचेज की बात नहीं कर रहे हम आपकी सेल की बात कर रहे हैं, हम आपकी सेल की बात कर रहे हैं। सर परचेज पे किसी तरह की कोई चीज में बदलाव नहीं आएगा। सर पॉइंट को नोट कर लो यहाँ पे, परचेज की कोई चीज में बदलाव नहीं आएगा। क्या हमें आरसीएम देना पड़ेगा परचेज पे? यस देना पड़ेगा।
क्या हम परचेज पे टैक्स नॉर्मल देंगे? यस देंगे। क्या? तो ये सारी बातें हो रही हैं कि परचेज की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जी सेल आपकी इंटर नहीं होनी चाहिए, सेल आपकी इंटर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना परचेज, कुछ लोग क्या होता है इंटर पढ़ा, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, इंटर 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 बाहर बाहर पढ़ करके आ गए। भाई साहब इंटर सिर्फ सेल की बात हो रही है, इंटर सेल अलाउड नहीं है इन गरीब लोगों को। तो ध्यान रखना ये बात, इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि इंटर का मैटर थोड़ा गंभीर था। लॉ मिनिस्टर को फोन करना पड़ा और फोन करने के बाद एक लाइन लिखवा दी मोदी जी ने कि लाइन लिखो, इंटर स्टेट सेल वाले प्लीज आप इस रूम से बाहर चले जाओ, इस रूम से बाहर चले जाओ। एक आदमी खड़ा हो गया, रामफल नाम था उसका, कह रहा महाराज मैं गरीब आदमी हूं, आपने इंटर स्टेट सप्लाई तो कर दिया, मेरी तो दो दुकानें हैं, एक दुकान मेरी दिल्ली में है और एक दुकान मेरी हरियाणा में है। तो मोदी जी ने बोला आप दिल्ली दिल्ली में सप्लाई करते हो या दिल्ली से हरियाणा में सप्लाई करते हो? उसने बोला जी दिल्ली दिल्ली में सप्लाई करता हूं और हरियाणा में हरियाणा में सप्लाई करता हूं। मतलब दिल्ली से मैं हरियाणा सप्लाई नहीं करता, इंटर नहीं करता, दिल्ली दिल्ली में सप्लाई करता हूं इंट्रा, और हरियाणा हरियाणा में सप्लाई करता हूं इंट्रा। बताओ मुझे स्कीम दोगे कि नहीं दोगे? बात करी, हाँ जी अमित शाह जी बताइए स्कीम देना दे। अरे बिल्कुल दे दो सर, यहाँ तो इंट्रा की बात हो ही नहीं रही ना, हमने दिल्ली से दिल्ली माल बेचना है सारा, ये इंट्रा है, हरियाणा से हरियाणा माल बेचना है, ये भी इंट्रा है। और क्या अलग अलग स्टेट में स्कीम दे सकते हैं? यस आप स्कीम दे सकते हो। ठीक है जी रामफल, आप बैठ जाओ, आपको स्कीम मिल जाए, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हो, पर अलग अलग स्टेट में भी आप इंट्रा सप्लाई कर रहे हो, आपको ये स्कीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो। वो बेचारा बड़ा खुश हुआ, ओह हाँ थोड़ी राहत तो मिली, चलो कुछ तो मिला मुझे। उसके बाद मोदी जी ने बोला अरे भाई साहब एक आदमी बैठा हुआ था फिरंगी, फिरंगी बैठा हुआ था, कह रहा आप कैसे बैठे हो यहाँ पे इस मीटिंग में, आपका क्या काम है? सर मैं तो यूएस से आया हूँ, मैं भी माल वाल बेचता हूँ इंडिया में, तो मुझे भी ये स्कीम दे दो। कह रहे आप बाहर चले जाओ भाई साहब, ये जो स्कीम है गरीबों के लिए बनाई गई है, ये अंग्रेजों के लिए बनाई नहीं गई हमने, ये अंग्रेज यहाँ से गेट आउट। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बेचारे बड़े मायूस हो गए। वो कह रहे हैं हम तो चलो दिल्ली इंडिया के बाहर के हैं, कुछ लोग यहाँ ट्रेड फेयर लगाने आए हैं जी दिल्ली में, और कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं, इनको भी बाहर करो, ये भी दिल्ली के नहीं है। तो मोदी जी बोला बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई साहब, आप इंडिया के बाहर के हो और ये ट्रेड फेयर लगाने आए हैं दिल्ली, कहां से? जयपुर से, किसी और स्टेट से। तो ये हो गए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको भी आउट करो। इन्होंने बोला हमें क्या आउट तुमने करा दिया यार फिरंगी को, फिरंगी और इनकी आपस में लड़ाई हो गई, हमें तुम्हें क्यों आउट करा दिया? तो नॉन टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कैजुअली किसी स्टेट में काम करने जाते हैं, जिनका परमानेंट कोई ठैया नहीं होता उस स्टेट में, कह रहे जी आप बाहर चले जाओ, आपका ठैया भैया नहीं है इस स्टेट में, आप दोनों बाहर चले जाओ इस रूम से। इन दोनों को बाहर कर दिया, कह रहे जी गेट आउट। एक बंदा बैठा हुआ था बड़ा मायूस, कह रहा पूरी दुनिया को तुम गेट आउट कर दोगे, फिर स्कीम में दोगे क्या तुम? कोई बात नहीं जी, स्कीम है स्कीम है। एक बंदा कह रहा था सर मैं ना फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचता हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचता हूँ, क्या मुझे आप ये स्कीम दे दोगे? मोदी जी को बड़ा गुस्सा आया, तू वैसे कह रहा है तेरे पास इंटरनेट नहीं है, तेरे पास फैसिलिटी नहीं है, तू वैसे तो ऑनलाइन काम करने लग रहा है, दिमाग खराब है, चल भाग यहाँ से। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहा है और कह रहा है मुझे स्कीम चाहिए, मैं गरीब हूं। अरे कहाँ का गरीब है तू? ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले बाहर हो जाओ यहाँ से। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, ये वो जो भी इससे काम करता है, प्लीज आपका यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये बात हो गई, बहुत देर हो गई, मीटिंग गर्मा गर्मी हो गई, कहते बड़ी चाय मंगवा यार मैं बहुत थक गया हूँ। चाय मंगाने के बाद एक बंदा उठा के ले आया कोका कोला, कोका कोला, कह रहे कोका कोला कौन लेके आया है ये? कोका कोला वाले भाई साहब मुझे कोका कोला बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पाप वाले काम पसंद नहीं है। तो अमित शाह जी ने पूछा जी मोदी जी पाप वाले काम कौन से होते हैं? कह रहे पाप का काम होता है, उन्होंने चीज नोटिफाई करके बताया, कुछ ऐसी आइटम है, पान मसाला, कह रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये पान मसाला, देखा दांत देखो मैं बिल्कुल मेरे, मैं पान मसाला बिल्कुल पसंद नहीं करता। दूसरी बात बताइए जी,
मेरे को ये टबैको आइटम वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरी बात बताइए जी, मेरे को आइसक्रीम भी पसंद नहीं है। आइसक्रीम वाले बेचारे यहाँ से बाहर चले जाओ। और तीसरा बताया जी, मुझे एरेटेड ड्रिंक्स मतलब आपकी कोका कोला या फिर पेप्सी। एग्जाम्पल है ये। कह रहे ये जिसके अंदर कार्बन डाइ गैस मिली होती है, उस तरह की ड्रिंक को भी पसंद नहीं करता। जितने भी लोग ये बनाते हैं, ये बाहर चले जाओ। एक आदमी खड़ा हो गया, सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आइसक्रीम की रेडी लगाता हूँ, क्या मैं भी बाहर चला जाऊं क्या? मोदी जी ने सोचा एक काम करो यार, इनको रहने दो, इनको रहने दो बेचारे को। ये बेचारे बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। क्या बोला मैंने? ओनली मैन्युफैक्चरर, ओनली मैन्युफैक्चरर। इन लोगों को पान मसाला टबैको आइसक्रीम एडिटेड ड्रिंक बनाने वाले बाहर चले जाओ, बेचने वाले गरीब आदमी इस रूम में बैठे रहो। बड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी, स्कीम बनाने में इतने डिस्कशन चल रहे हैं। अभी तक इन्होंने सर्विस वालों को बाहर कर दिया, चाय वालों को बिठा के रखा है, इंटर वालों को बाहर कर दिया, फिरंगियों को बाहर कर दिया, कैजुअल टेक्सल पर्सन को बाहर कर दिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर से काम करने वालों को बाहर कर दिया, और ये फालतू के पाप वाले कामों को बाहर कर दिया। सर आइसक्रीम तो पाप नहीं है, पर आइसक्रीम पाप नहीं है, पर आइसक्रीम खाने से शुगर हो जाती है। कोला पीने से क्या हो जाता है? आपका पेट खराब हो जाता है। इसके बनाने वाले को भी बाहर कर दिया। अब स्कीम तो बना दो, या ऐसी बातें करते रहोगे? ये स्कीम बनाने जा रहे हैं, रुक जाओ अभी। अभी हम सारी बातें करेंगे और स्कीम को बनाएंगे। अमित शाह ने बोला जी स्कीम बना दें, या अभी और बातें? कह रहा और देख लो, कोई मैटर बाकी तो नहीं रह गया। कोई मैटर भी बाकी नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई। सर्विस वाले बंदे बाहर खड़े थे, उन्होंने नॉक करा, एक बंदे ने नॉक करा। कह रहा भाई साहब हम खड़े हैं स्टैंड बाई कंडीशन में, हमारे को कोई आदेश तो दो, हमारे को कुछ बताओ तो सही। अच्छा, इसका सेक्शन है कंपोजिशन लेवी का सेक्शन 10(1). मोदी जी ने बोला कि इस सेक्शन 10(1) में एक प्रोवाइजो डाला जाए। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो मतलब एक अलग से पॉइंट डाला गया कि सर्विस वाले एक बार मेरे पास वापस आओ, और वो सर्विस वाले आओ जो कुछ गुड्स बेचते हैं और कुछ मार्जिनल सर्विस देते हैं। क्या बोला? मार्जिनल सर्विस। सर इसका मतलब बताओ, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप, जैसे मान लो आप टीवी बेचते हो, साथ में आपने वारंटी देनी है, साथ में आपने रिपेयर सर्विस देनी है, तो रिपेयर सर्विस देना मेरा नेचर है। अगर मैं टीवी बेच रहा हूं तो मुझे साथ में रिपेयर सर्विस देनी पड़ेगी। बट वो जो रिपेयर सर्विस है वो मार्जिनल होगी, मार्जिनल होगी, बहुत सारी नहीं होगी, कुछ मार्जिन होगी। मोदी जी ने बोला जिसकी मजबूरी में सर्विस बेचता है, जो मजबूरी में सर्विस देता है, जिसका मेन काम गुड्स है, वो एक बार के लिए आ जाओ, बाकी सर्विस वाले वापस बाहर चले जाओ। तो अगर कोई गुड्स बेच रहा है साथ में थोड़ी बहुत मजबूरी में, ये क्या है? मजबूरी, मजबूरी में कुछ सर्विस देनी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक स्कीम दे देते हैं, बट आप गरीब होने चाहिए। एक आदमी ने पूछ लिया, इतनी देर हो गई डिस्कशन करते करते, आप ये नहीं बता रहे गरीब आदमी कौन है, ये तो बताओ गरीब आदमी है कौन? जिसके माथे पे गरीब लिखा हो, जिसका कलर जिसका काला हो, या कोई बंदा मजदूर लगता हो, शक्ल से लगाना है या इनकम से लगाना है या किससे लगाना है? तो भाई साहब ये डिसाइड करो कि गरीब कौन है, और गरीब डिसाइड कैसे हो, ये डिसाइड करो। सबसे पहला, एलिजिबिलिटी टेस्ट तो आपने पास करा ही नहीं, इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। मोदी जी बोला बात तो भाई बड़ी बड़ी बोली है इसने, कि हमने एलिजिबिलिटी टेस्ट तो पास करा ही नहीं है, हम कंडीशनों की बात करे जा रहे हैं कि ये कंडीशन होगी जी, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। अरे पहले ही तो देख लो कि गरीब है कौन। तो अमित शाह से पूछा बताओ गरीब हम कैसे डिसाइड करें? अमित शाह ने बोला जी जीएसटी लॉ में तो एक ही वर्ड है, जीएसटी लॉ में तो एक ही वर्ड है, टर्न ओवर। टर्न ओवर मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई। मैं बार बार बोल रहा हूं, आउटवर्ड सप्लाई मतलब परचेज को लिंक मत करना यहाँ पे,
यहां लिखो परचेज और काटा लगा दो। परचेज की बात मत करना, हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल से डिसाइड होगा कि ये बंदा गरीब है या अमीर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम कहते हैं जी, आपकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट हम रख रहे हैं। 1.5 करोड़ तक है आपकी टर्नओवर और 75 लाख है। कुछ स्टेट में 75 लाख की लिमिट रखी है और बाकी टर्नओवर रखी है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। अभी मैं बता रहा हूं मोटा मोटा, जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो यहां बैठे रहो, बाकी सारे यहां से चले जाओ। आप गरीब नहीं हो, आप नॉर्मल आदमी हो। तो बहुत सारे लोग चले गए बेचारे, टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा थी, सब लोग बेचारे मायूस होकर चले गए। ठीक है जी। एक आदमी बैठा हुआ था रामफल, ये रामफल बार बार पिक्चर में आएगा। रामफल कह रहा, मोदी जी एक बात कहना चाहूंगा आपसे, अगर आप इजाजत दो तो। बोलो जी बोलो, क्या बात है आपकी। कह रहा जी, मेरी टर्नओवर 90 लाख दिल्ली में है और हरियाणा में टर्नओवर मेरी 70 लाख है। बताओ आप मैंने ये स्कीम दे दोगे। मोदी ने बोला कोई नहीं देंगे आपको स्कीम, क्योंकि टर्नओवर चेक करनी है पैन इंडिया पे। टर्नओवर चेक करनी है पैन इंडिया पे, आपको ये स्कीम नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी, आप चले जाओ, आप चले जाओ। ये रामफल बड़ा उदास हुआ, बड़ा उदास हुआ। उसने पूछा टर्नओवर में क्या क्या है आपकी टर्नओवर में। कह रहा जी, टर्नओवर में हरियाणा में तो मेरे पास एक जमीन थी और जमीन बेची थी मैंने, उसमें करोड़ रुपए आए थे, उसका ब्याज आता है मेरे पास, ब्याज, उसका ब्याज आवे जी। उसमें से 30 लाख तो मेरा ब्याज का ही है सिर्फ। बताओ ब्याज की इनकम, बताओ जल्दी बताओ, ब्याज की इनकम सप्लाई होती है कि नहीं होती, बताइए, आप सोच के बताइए, ब्याज की इनकम सप्लाई होती नहीं होती। हम एक्सपर्ट लेवल पे शेड्यूल 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं, एक्सपर्ट लेवल पे सप्लाई पढ़ चुके हैं। बताओ ब्याज की इनकम सप्लाई होती है कि नहीं होती। सर आप रिवाइज करेंगे अपने सप्लाई के कंसेप्ट पे। एवरी एवरी मूवेबल आइटम इज क्या होती है, गुड्स। और सर्विस क्या होती है, एवरीथिंग अदर देन गुड्स। मनी एंड सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटी। सर ब्याज तो हमारे को मनी से मिलता है, तो ये सप्लाई नहीं होगी, डूब के मर जाओ आप। आपको याद होगा एक वर्ड था, यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी सप्लाई में आता है। सर सप्लायर कौन होता है, इसको पैसा मिल रहा होता है वो सप्लायर होता है। बताओ इसको ब्याज की इनकम आ रही है, इसको ब्याज की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है 30 लाख रुपए। बताओ क्या ये सप्लाई है कि नहीं है। एज पर सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई अदर देन मनी गुड्स। गुड्स को छोड़ के क्या होगा, सॉरी मनी को छोड़ के, पर मनी का यूज सप्लाई में आता है। कह रहे जी ये 30 लाख रुपए सप्लाई तो है, बट ये ब्याज के इनकम है। इस ब्याज के इनकम से मेरे टर्नओवर का क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है बताओ। मोदी ने बोला बात तो ये ठीक कह रहा है भाई, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है ये, कि इस ब्याज से, इस ब्याज को काटा लगा दो, इस ब्याज को ऐड ना करो। ये गरीब बेचारे ब्याज की इनकम कमाने लग रहे हैं, इन्होंने मेहनत से अपनी पूंजी इकट्ठी करी है और आपने ब्याज अपनी सप्लाई टर्नओवर में जोड़ दिया बिना मतलब के। कह रहे जी ये सब ब्याज को घटा के देखो आपकी टर्नओवर कितनी आ रही है, 40 लाख और 90 लाख, टोटल टर्नओवर आपकी होगी कितनी, 1.3 करोड़। आपको ये कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी, ब्याज की इनकम की वजह से आपकी टर्नओवर नहीं बढ़ने देंगे। बड़ी तालियां बजाएगी, बड़ी जबरदस्त मीटिंग में, वाह वाह क्या काम किया जी आपने। आपने ब्याज की इनकम टर्नओवर में ऐड नहीं कराई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो टर्नओवर, किसी भी टर्नओवर में, मैं बात करूंगा आगे, किसी भी टर्नओवर में इस चैप्टर में ब्याज की और डिस्काउंट की आपको इनकम ऐड नहीं करनी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ओनली। बड़ी बातें होगी सर, हमने बहुत सारी बातें कर ली। हमने कहा जी सर्विस वालों को बाहर कर दिया, इंटर को बाहर कर दिया, एनआरटीपी को बाहर कर दिया, ई कॉमर्स को बाहर कर दिया, पाप वालों को बाहर कर दिया, मीठे वालों को बाहर कर दिया। और फिर हमने कहा जी हमने कवर कर लिया जो बेचारे मजबूरी में सर्विस दे रहे थे,
हमने कहा तुम आ जाओ, तुमने गुड्स बेचना है, सर्विस तुम्हारी थोड़ी सी है। अब थोड़ी सी कितनी है सर, थोड़ी सी बताओ कितनी थोड़ी सी। कह रहे जी एक काम करो आप, 10% ऑफ टोटल टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज हायर। कह रहे इतना आपको अलाउड है, इतनी सर्विस आप दे सकते हो, ये बात प्रोवाइजो में ऐड कराई, इधर आओ बैठ जाओ, आपको मार्जिनल सर्विस अलाउड है। एग्जामिनर आपको घुमाएगा यहाँ पे, पर मैं आपको घूमने नहीं दूंगा, मैं आपको इंजेक्शन लगा के दे रहा हूँ, पूरा तरीके से आपके ब्लड में जीएसटी डाल दूंगा। उसके बाद कुछ सर्विस वाले नाराज से हो गए, सर्विस वाले बड़े नाराज हुए, कह रहे जी हमने कौन सा पाप करा है, हमने सर्विस सर्विस बेचनी है तो हमें कौन सा पाप करा है, हम क्या कोई गुनाह करके आए हैं जिंदगी में, क्या हमने कोई पाप करा है, आप हमारे को एंटर नहीं करने दे रहे रूम के अंदर, वो बोला गर्मा गर्मी ना करो, इधर आओ बैठो। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 10(2)(a), और एग्जामिनर इसको ऐसे घुमाएगा, नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 CTR। ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है। एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नया अमेंडमेंट आया है अभी। सर्विस वालों ने बोला जी हम सिर्फ और सिर्फ हम एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली सर्विस दे रहे हैं, मतलब 100% सर्विस दे रहे हैं। उन लोगों को लास्ट में बुलाया, आप आ जाओ तुम बैठो, तुम्हारी क्या बात है। कह रहे भाई साहब देखो आपने गुड्स वाले सारे कवर कर लिए, आपने गुड्स प्लस थोड़ी सर्विस कवर कर ली, क्या खाली सर्विस वालों को कवर नहीं करोगे आप। तो अमित शाह ने बोला दे दो इनको भी कुछ, दे दो, बेचारे गरीब आदमी है, दे दो इनको भी कुछ, बट हमारा रेवेन्यू को ज्यादा लॉस ना हो जाए। कुछ कंडीशन लगाई कि आपको अलाउड है 50 लाख तक सर्विस, 50 लाख तक की आपको अलाउड रहेगी सर्विस देना। 50 लाख से ज्यादा सर्विस दोगे तो इस स्कीम से आउट हो जाओगे, और आपका जो रेट है वो रहेगा 6%। चलो कोई बात नहीं जी, आपने बड़ा गंदा काम किया, बहुत गंदा काम किया आपने, कहाँ 1% टैक्स दे रहे हो आप, और कहाँ आप हमारे से 6% टैक्स ले रहे हो, बट कोई बात नहीं, कुछ तो फायदा होगा हमारे को। आप 50 लाख तक की सर्विस दे दो, आपको 6% का टैक्स देना पड़ेगा। सर जी हमारी शर्तें क्या रहेंगी जी, आपकी शर्तें सेम रहेंगी जो पढ़ के आए हो अभी, ये वाली सेम की सेम शर्तें रहेंगी, सेम की सेम शर्तें रहेंगी आपकी। बट एक सर्विस नहीं रहे, एक ये सर्विस वाली कंडीशन ये आपकी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी जी, क्योंकि सर्विस तो मांगने आए हैं, सर्विस तो मांगने आए हैं, तो इस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी की सारी शर्तें आप सर्विस के अंदर सारी शर्तें मानोगे, तो आपकी सारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। ऑल शर्तें जो हमने अभी पढ़ी थी, बट सर्विस आपको दे रहे हैं तो सर्विस वाली शर्त मत मानना, उसके अलावा सारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। आपको नॉन लेवेबल नहीं बेचना, आपको इंटर नहीं करना, क्या सेल नहीं करनी, सेल नहीं करनी, आपको फिरंगी भी नहीं होना चाहिए आप, और आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर से काम नहीं करना, बाकी सारी शर्तें आपको माननी पड़ेगी। उन्होंने हाथ जोड़े, भाई साहब ठीक है जी हम मानते हैं, हम आपके लिए, हम आपके साथ हैं, हम 50 लाख तक काम करेंगे, हमारे को ये वाली स्कीम दे दो, ये वाली स्कीम दे दो। तो अल्टीमेटली 3 कैटेगरी बन के आई। 3 कैटेगरी क्या बन के आई जी, एक जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचता है, एक जो गुड्स भी बेचता है और मार्जिनल सर्विस देता है, मार्जिनल मार्जिनल सर्विस देता है, और तीसरा जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेचता है, जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है। ये तीन, इस मार्जिनल सर्विस की लिमिट लगा दी, क्या लिमिट लगा दी जी, 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, इतनी लिमिट है सर्विस की। और यहां क्या लिमिट लगा दी जी, अप टू 50 लाख की सर्विस आप दे पाओगे, उससे ज्यादा सर्विस नहीं दोगे, और आपके ऊपर टैक्स लगेगा 6% का। यहाँ अलग अलग रेट है, यहाँ पे अगर रेट है आपका मैन्युफैक्चरर का तो रेट है 1%, अगर रेट है रेस्टोरेंट का
तो रेट है 5%, और अगर रेट है ट्रेडर का तो रेट है 1%। तो बेसिकली 3 कैटेगरी की सर्विस निकल के आई। इस सारी मीटिंग के दौरान 3 बातें सामने आई जी, कि गुड्स वालों को हम 1%, 5%, 1% का रेट दे रहे हैं। गुड सर्विस वालों को जो रेट दे रहे हैं वो रेट आपका वही लगेगा, आपका वही रेट, ये वाला रेट लगेंगे, सेम सेम रेट लगेंगे, आपके रेट आपके सेम लगेंगे। बट आपकी सर्विस जो है, आपकी सर्विस 10% और 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतनी होगी तो आप स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो आपकी जो रेट है ये ये लगेंगे सेम रेट। और सर्विस अगर आप कर रहे हो, ओनली सर्विस कर रहे हो, तो 50 लाख की तरफ तक की सर्विस के लिए हम 6% टैक्स लगा के आपको छोड़ देंगे। ये सारा डिस्कशन हो गया जी। उसके बाद फाइनली ये कहानी पूरी खत्म होने के बाद अब हम स्कीम को बना रहे, अब हम स्कीम को पढ़ेंगे कि स्कीम के अंदर फाइनली स्कीम के अंदर किस तरह की ड्राफ्टिंग हुई और किस तरह की चर्चा हुई, ये हम पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं एक बार, ये हमारा बैकग्राउंड है। ये स्कीम जो है हमारी ऑप्शनल रहेगी। पहली बात, इट इज कंप्लायंस को कम करने के लिए है, ऑप्शनल रहेगी। मोदी जी ने बोला जी आप हमारे पास खुद आए हो, चल के आए हो, या हमने बुलाया आपको? उन्होंने बोला हमने बुलाया है आपको, हमने नहीं बुलाया आपको, आप खुद चल के आए हो। तो ये स्कीम ऑप्शनल रहेगी। इट इज नॉट अ मैंडेटरी स्कीम, इट इज ऑप्शनल स्कीम। आपको नॉर्मल स्कीम में जाना है तो नॉर्मल स्कीम में जाओ, आपको इस स्कीम में आना है, टैक्स कम लगाना है, बट आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे। कह रहे क्या बोल गए सर, आप क्या बोल गए, टेक्निकल बात बोल गए आप। कह रहे जो भी आप परचेस करोगे, जो भी आप परचेस करोगे उसके ऊपर अब इन्होंने और कंडीशन डालनी शुरू कर दी। कह रहे जी कुछ कंडीशन हम लिख रहे हैं रूल्स के अंदर। क्या कंडीशन है जी? आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ओहो, आप तो कह रहे हो परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटीसी रोक रहे हो हमारा। कह रहे आपको कोई भी आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलेगा। जो टैक्स देना है अपनी जेब से दोगे 1%, कोई पीछे का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद इन्होंने और क्या बोला जी, अपने माथे पे स्टैंप लगवाओ, मैं गरीब हूं। अपने माथे पे? अरे माथे पे क्यों लगवा रहे हो, दुकान पे लगवा दो। क्या, हाँ दुकान पे लगा दो। तो अपनी दुकान के ऊपर लिखवाना है कि मैं कंपोजिट डीलर हूं और मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करता, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करता। साउथ दिल्ली में एक दुकान पे जाना हुआ मेरा, और मैंने देखा वहां पे एक बंदे ने अपने गेट पे चिन्हवाया हुआ था कि मैं कंपोजिट डीलर हूं और मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करता। मतलब इतनी ईमानदारी। तो ये लिखवाना जरूरी है कि मैं कंपोजिट डीलर हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा, ताकि कस्टमर आए दुकान पे और टैक्स ना दे के जाए। और क्या बातें हैं जी? ये बातें हो गई। दूसरा, आप क्या भरोगे, GSTR 4 भरोगे, जो कि क्वार्टरली जाएगी। हम मंथली रिटर्न नहीं भरेंगे 3B1, हम GSTR 4 भरेंगे। उसके बाद क्या लिखवाया जी, हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, हम इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। क्योंकि टैक्स इनवॉइस कटता है जब टैक्स लगता है, हम टैक्स लगाएंगे ही नहीं बिल पे, तो बिल ऑफ सप्लाई हमें इशू करना है। ये बातें और हो गई है, छोटी मोटी बातें जो बाद में रूल में डाली गई। मोटी मोटी बातें तो यही थी जो हमने पढ़ ली, जो हमने स्कीम को बना लिया। अब हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर को। अभी हमने एक छोटी सी स्टोरी सुनी है, और स्टोरी सुनी है हमने 30-40 मिनट की स्टोरी सुन ली पूरी। अब स्टोरी से हमारे माइंड में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने बोला, इस स्कीम का एक नारा है, इस स्कीम का एक नारा है कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। रामफल ने बोला कि रामफल बड़ा काम का आदमी है। रामफल कह रहा है जी मेरी दिल्ली में कंपोजिशन स्कीम है, मैं हरियाणा में नॉर्मल स्कीम ले लेता हूँ, नॉर्मल स्कीम ले लेता हूँ। वो मोदी जी ने बोला ना 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 ना, अगर आपने एक स्टेट में नॉर्मल स्कीम ले रखी है तो आप दूसरी स्टेट में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। आपको जहां जहां काम करना है पूरे इंडिया में, आपको हर जगह कंपोजिशन स्कीम ही लेनी पड़ेगी। तो इस स्कीम का नारा लिख लो, हम साथ साथ हैं। इन सारी बातों को, मेरा रिक्वेस्ट है, इन सारी बातों को आप स्टोरी के रूप में अपने नोट्स पर लिख लेना कहीं, वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। मैंने तो अभी रफ में कराया आपको, बट आप इसको सारी स्टोरी को ऑर्गेनाइज मैनर में लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेजना।
हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ रहेंगे, जहां जहां जाएंगे, जिस जिस स्टेट में जाएंगे, कंपोजिशन लेवी साथ में जाएगी। नॉर्मल स्कीम में आप कहीं नहीं आ सकते। एक बात पे थोड़ी सी बात हो गई। कह रहे जी, मान लो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। अब बता रहा हूं टेक्निकल बात। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 19-20। ये स्कीम में आपको कब आना है? मान लो ये है आपका अप्रैल और ये है आपका मार्च। एक आदमी है, वो यहां पे उसकी टर्नओवर क्रॉस हो गई 20 लाख। ये क्या बन गया? टैक्सेबल पर्सन बन गया। क्या बन गया? टैक्सेबल पर्सन बन गया। या तो 10-20 लाख, या 10 लाख, या 40 लाख। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हेन अ पर्सन बिकम टैक्सेबल पर्सन। सर पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, दिमाग में याद नहीं आ रहा। हु इज टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो रजिस्टर्ड होता है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड होता है। इस पॉइंट पे आके ये बंदा टैक्सेबल पर्सन बन गया। अब ये गवर्नमेंट के पास आया जी, मैं नॉर्मल स्कीम में नहीं आना चाहता, मुझे स्पेशल स्कीम दी जाए। बताओ, यहां पे इस पीरियड में जब ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है, ये क्या है? नॉन टैक्सेबल पर्सन है। नॉन टैक्सेबल पर्सन है, मतलब इसको जीएसटी ना तो नॉर्मल स्कीम में देना, ना कंपोजिशन स्कीम में देना है। तो क्या इस स्कीम की बात होगी? क्या इस स्कीम की बात होगी? इस स्कीम में कौन आया है? इस स्कीम में कौन आया है? जो कंप्लायंस से परेशान है, जो जीएसटी से परेशान है, जो बंदे को टैक्स देना ही नहीं है, जो बंदा ऑलरेडी नॉन टैक्सेबल है, क्या वो इस स्कीम में आएगा? वो इस स्कीम में नहीं आएगा। तो एक पॉइंट निकल के आया कि हमेशा टैक्सेबल पर्सन जो यहां पे हुआ है, टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि यहां पे इसकी लिमिट 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख जो पढ़ेंगे हम आगे, उससे क्रॉस कर गई है। तो तभी हम टैक्सेबल पर्सन बनेंगे, और तभी हम अप्लाई करेंगे कंपोजिशन लेवी। इस बात को लोग मिस कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि सर, अगर हमारी टर्नओवर 10 लाख है तो क्या कंपोजिशन की भी ले लें? लेने लेने आपकी मर्जी है, बट हम नहीं कहते आप लो। आप तब लोगे जब आपकी टर्नओवर क्रॉस हो जाएगी, जब आप बन जाओगे टैक्सेबल पर्सन। ये हो गई बात बेसिक लेवल की। अब मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं जो बड़ी एग्जाम में काम आएगी। मैं कह रहा हूं जी, यहां मेरी टर्नओवर है 10 लाख, यहां मेरी टर्नओवर है, मान लो यहां टर्नओवर है मेरी 30 लाख। क्या मैं इस स्कीम में आने के लायक हूं? यस, क्योंकि टर्नओवर मेरी 1.5 करोड़ से कम है। इस स्कीम में मैं डालने के लायक हूं। लायक कब हुआ? मेरी टर्नओवर यहां पे क्रॉस हुई 20 लाख। तो बताओ, जो मुझे टर्नओवर पे 1% देना है, वो ऑन 40 लाख दूं या ऑन 30 लाख दूं? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये आरटीपी में क्वेश्चन में आया है ये क्वेश्चन, और बच्चे घूमे हैं वहां पे। क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने? बताओ, जो मैं टैक्स दूंगा, क्या इस टाइम पे मैं टैक्सेबल पर्सन था? आई वॉज नॉट टैक्सेबल पर्सन। तो क्या इस पे मैं ये 1% दूंगा? क्या ये टर्नओवर का पार्ट है? आइडली तो टर्नओवर का पार्ट है, बट गवर्नमेंट डाली एक्सप्लेनेशन डाली लॉ के अंदर, और उन्होंने बोला कि भाई साहब, इस टर्नओवर को ऐड मत करो, गुनाह मत करो, पाप मत करो। हालांकि आज की डेट में टर्नओवर उसकी 40 लाख है टोटल टर्नओवर, बट इस 10 लाख में, क्योंकि वो 10 लाख के लिए टैक्सेबल पर्सन ही नहीं था, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं था, तो उससे टैक्स क्यों ले रहे हो जबरदस्ती भाई साहब? जो जब उसने कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करा है, उस दिन से उसकी टर्नओवर काउंट करोगे, तभी उसके ऊपर आप 1% लगाओगे। इतनी आसान बात नहीं है ये। आपको मैंने समझा दी एग्जांपल से, आपको समझ में आ गई है।
बट फिर भी इस पॉइंट पे आप खतरा बनाओगे, ये खतरे वाला पॉइंट है। एग्जामिनर यहाँ पे आपको स्पेशल चेक करने वाला है। चलिए जी, आपको आई होप आपको स्टोरी क्लियर हुई होगी। आप स्टोरी को छोड़ के अब अपने मेन चैप्टर पे आते हैं, समझते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ चैप्टर में। समझते हैं चैप्टर को, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कंपोजिशन लेवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन जो है आपका 3 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। इट मे बी प्रैक्टिकल, इट मे बी थियोरटिकल। और मेरे को उम्मीद है, एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में दिया हुआ है और आरटीपी में भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मुझे बहुत हद तक लग रहा है एग्जाम में आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कराऊंगा क्लास में आपको मैं, बने रहे आप। इस क्लास में हम एग्जाम के क्वेश्चन भी कर लेंगे और साथ में हमने कंसेप्ट भी कर लिया। तो इस क्लास को एज अ होल हम डाल देंगे, इसके अंदर आईसीआई के आरटीपी के क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। सेक्शन 7 आपको याद करना है सर, याद करना है। मैं बोल रहा हूं याद करना है, तो मैंने कुछ सोच के ही बोला होगा। सेक्शन 10 आपको लर्न करना है। ये इसमें नोटिफिकेशन आई हुई है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, क्या है कि एग्रीगेट टर्नओवर, जो हमें टर्नओवर निकालनी है कि आदमी गरीब है कि अमीर है, वो निकालने के लिए हम निकालते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। और इसके अंदर जो असम है, असम और हिमाचल प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर, इन दोनों की लिमिट ये आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। इसका जो जिक्र है डिटेल में एनालिसिस में कराऊंगा आपको, जब करेंगे अपना चैप्टर रजिस्ट्रेशन वाला, वहां बताऊंगा मैं आपको इंडिया का मैप, और बताऊंगा कौन सी स्टेट होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आती है। तो अभी आप याद कर लो, असम के लिए और हिमाचल के लिए टर्नओवर 1.5 करोड़ है। बाकी जो ये स्टेट है, बाकी तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, इनके लिए जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 75 लाख की लिमिट रहेगी। एक आदमी कह रहा है जी, मेरी एक दुकान दिल्ली में है, एक दुकान मेघालय में है, बताओ व्हाट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, 1.5 करोड़ या 75 लाख। इंस्टीट्यूट यहां तक पहुंच नहीं पाया, मैं बता रहा हूँ आपको एडवांस लेवल पे। अगर एक बंदे की दुकान दिल्ली में है और एक बंदे की दुकान मेघालय में है या मिजोरम में है, तो उसकी टर्नओवर की लिमिट, गरीब बनने की लिमिट हम 75 लाख कर देंगे। क्योंकि एक बार वो अगर स्टेट में आ गया तो उसकी लिमिट हमेशा 75 लाख हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान रखना है उसकी लिमिट 75 लाख होगी। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी मैं हम डिस्कस कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये स्कीम क्यों लगाई? सिंपलिसिटी के लिए लाई गई। स्मॉल टैक्स पेयर जो है रेगुलर अकाउंटिंग नहीं कर पाते थे, टैक्स इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते थे, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये स्कीम लाई गई। ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है इसको, क्योंकि ये एग्जाम में रेफर करना पड़ रहा है। आरटीपी में और एग्जाम के क्वेश्चन में बार बार इस सेक्शन का जिक्र आया है। तो हम पढ़ते हैं जी। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 और 9, मतलब रिवर्स चार्ज को इग्नोर बट सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, मतलब रिवर्स चार्ज के प्रोविजन इस चैप्टर में लगेंगे, याद कर लेना। वहां लिखा हुआ था 9(3) में रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, बट एक जगह कंपोजिशन डीलर को बाहर किया था। सर याद नहीं आ रहा, सर कुछ गाने तो याद नहीं आ रहा। एक जगह कंपोजिट डीलर को बाहर किया था, ऑथर वाले केस में हमने कहा था ऑथर वाली सर्विस अगर हम दे रहे हैं कंपोजिट डीलर को, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। उसके अलावा हर सर्विस में रजिस्टर्ड का मतलब मानना है कंपोजिट डीलर भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है। तो सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज का एप्लीकेबल होता है इस सेक्शन पे। A registered person whose aggregate turnover did not exceed 50 lakh, ये सेक्शन इनिशियली आया था, उसके बाद इस लॉ में अमेंडमेंट आई, और अमेंडमेंट आके ये अब लिमिट हो गई है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ हो गई है लिमिट, और कुछ स्टेट के लिए टर्नओवर की लिमिट हो गई है 75 लाख, जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं रेट्स की। मैन्युफैक्चर का रेट 1% है। ये जो रेट है ये एक्ट में दिया हुआ है, और ये रेट नोटिफाई रेट है। तो एग्जाम में हमारे को नोटिफाइड रेट लेना है। ये रेट को आप इग्नोर कर देना एग्जाम में।
आपको एग्जाम में लेना है। अब ये दिया हुआ है 0.5%, 0.5%। आप सोचोगे सर अभी तो आपने पढ़ा है 1%। अरे भाई साहब 1% टोटल है, ये पढ़ रहे हैं हम सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट का 0.5% प्लस एसजीएसटी एक्ट का भी 0.5% हमें काउंट करना है। तो टोटल हो जाएगा 1%, टोटल हो जाएगा 5%, टोटल हो जाएगा 1%। ये वीडियो डाली थी मैंने 1 साल 2 साल पहले, तो एक बच्चे का कमेंट आया यूट्यूब पे कि सर आप गलत रेट पढ़ा रहे हो हमारे को एग्जाम में, आपका रेट गलत है। मैंने कहा भाई साहब गलत नहीं है, ये रेट सही है। मैंने आपको सीजीएसटी एक्ट का रेट दिया है, और लॉ में भी हमारे को ऐसे ही दिया जाता है। सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो सीजीएसटी रेट दिया हुआ है, एसजीएसटी एक्ट का रेट वहां दिया हुआ है। टोटल मिला के हमारे पास 1%, 5% और 1% हमें लगाना है। तो ये सही रेट दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा ये हमारी, हमने इंसर्ट किया, ये इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया, प्रोवाइजो इंसर्ट किया। किसके लिए? गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विस, मार्जिनल सर्विस। एक बंदा ओनली सर्विस देता है, ओनली सर्विस देता है, बताओ प्रोवाइजो में आएगा? प्रोवाइजो में नहीं आएगा सर। अभी आपने पढ़ाया, ये वो वाले बंदे हैं जिनको हमने पहले बाहर बुलाया, अंदर बुलाया था और मार्जिनल सर्विस अलाउ करी थी। क्या है जी? वैल्यू नॉट एक्सीडिंग टर्नओवर और 5 लाख। एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? ये टर्नओवर बार बार हमारा दिमाग खराब करेगी, इसको आज पूरा खोल दो, पूरा खोल दो इसको आज आप। ये हमारा डिफरेंस है, दो टर्म यूज हुई है हमारे लॉ में। टर्नओवर पे दो वर्ड यूज हुए हैं, बार बार आपको तंग करेंगे ये आगे तक, तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। टर्नओवर होती है एग्रीगेट टर्नओवर, इसका मतलब होता है पैन इंडिया पे, पैन इंडिया पे मतलब पूरे इंडिया में जो आपकी टर्नओवर है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, पूरे इंडिया की टर्नओवर आपको निकालनी है। तो गरीब चेक करने के लिए, आप गरीब हो या अमीर हो, मतलब आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये चेक करने के लिए, वो भी कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर चेक करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में चेक करने के लिए आप गरीब हो या नहीं हो, उसके लिए आपको चेक करना है एग्रीगेट टर्नओवर, और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं जोड़ना, आरसीएम नहीं जोड़ना। सर क्या आप इनवर्ड सप्लाई जोड़नी है? मैंने बोला था जी परचेज को मत गिनो, यहाँ पे परचेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्नओवर। आरसीएम तो परचेज पे होता है, आरसीएम तो खर्चों पे होता है, आरसीएम तो डेबिट साइड ऑफ पीनल पे होता है, तो वो हमारे परचेज का पार्ट है, उसको हमें टर्नओवर में नहीं जोड़ना। सर क्या हमारे को टैक्स जोड़ना है कोई जीएसटी का? जीएसटी का टैक्स भी नहीं जोड़ना। आपको टर्नओवर निकालने के लिए ढूंढना है टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जाम्ड, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल। तो आपने टर्नओवर में क्यों जोड़ा है इसको? टर्नओवर में इसको जोड़ना है। गरीब गरीब निकालने के लिए, गरीब गरीब अमीर निकालने के लिए टर्नओवर में नॉन लेवी को जोड़ना है। सर नॉन लेवी को जोड़वा रहे हो, तो बाहर करा दिया आपने। अरे भाई साहब मैंने कहा कि नॉन लेवी बाहर करा दी है, तो वो टैक्स लगाने के लिए जो 1% लगाना है हमारे को, वो हमारे को लगाना है टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर इन द स्टेट, वहां पे इसको नहीं जोड़ना। ये काटा लगा दो आप, जानबूझ के मैं लिखा था, वहां पे इसको नहीं जोड़ना। बट अगर आप ये निकालोगे मैं गरीब हूं या अमीर हूं, तो आपको सारी टर्नओवर, सारी टर्नओवर यहां पे जोड़नी। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर शेड्यूल 3 की आइटम जोड़ने की नहीं जोड़नी? शेड्यूल 3 की आइटम जोड़नी नहीं, बताओ। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, पोस्ट कंस्ट्रक्शन एग्जाम में आ गई, तो यहां जोड़ने की नहीं जोड़नी? सर नहीं जोड़नी, क्योंकि वो सप्लाई नहीं होती, दैट इज नॉट सप्लाई। और नॉट सप्लाई जो होती है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं होती, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई एंड सप्लाई। तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, पोस्ट कंस्ट्रक्शन सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो टर्नओवर का पार्ट वो नहीं बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए जोड़ना है, और तभी आपको निकालना है कि आपकी टर्नओवर कितनी है। अगर 1.5 करोड़ तक है तो ओके मिल जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको जो परसेंटेज निकालना है, जो मैंने बताया आपको, 1%, 5% या फिर 1%, जो आपको निकालना है वो आपको निकालना है टर्नओवर इन द स्टेट, मतलब उस स्टेट में, क्योंकि ये जो जीएसटी लॉ है इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है।
तो जिस स्टेट में आप टैक्स दे रहे हो उस स्टेट पे जो आपकी टर्नओवर है उस टर्नओवर को निकालना है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट को ऐड मत करना, वो रामफल पिक्चर में आ जाएगा, वो कहेगा भाई साहब ये इंटरेस्ट की इनकम मेरी इस टर्नओवर से बाहर निकालो, इस टर्नओवर से बाहर निकालो। तो इंटरेस्ट की इनकम को कभी भी डिस्काउंट की किसी भी टर्नओवर में इस चैप्टर में ऐड मत करना फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टर्नओवर। यहाँ पे नॉन टैक्सेबल बाहर है क्योंकि नॉन टैक्सेबल को हमने बाहर ही कर दिया, इसको हम इस स्कीम में आने नहीं दे रहे। जब स्कीम में आएगा ही नहीं तो टर्नओवर का पार्ट बनेगा ही नहीं। तो परचेज ऐड नहीं करनी और जीएसटी ऐड नहीं करना, गलती से भी जीएसटी ऐड मत कर देना। इसका डिटेल डिस्कशन में करूंगा अपने चैप्टर वैल्यूएशन में, जहां बताऊंगा आपको वैल्यूएशन के अंदर कैसे हम एक दो लाइन में पूरा वैल्यू चैप्टर निकाल देंगे, बड़े आसानी से कर देंगे, बड़े आसानी से हम आपको चैप्टर कर देंगे वैल्यूएशन वाला, वहां पे समझेंगे और डिटेल में। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया टर्नओवर पे। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो ये हमारी स्कीम होगी गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विस की, ये हम स्कीम देंगे, इसको हम क्वेश्चन से और अच्छे समझेंगे क्वेश्चन से। तो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी कि आपको इंटरेस्ट जो है वो ऐड नहीं करना, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बताया आपको कि ये एलिजिबल नहीं होगा, सेक्शन 2 में लिखा कि एलिजिबल नहीं होगा। कौन एलिजिबल नहीं होगा? कि आप सर्विस ना करो, पहली बात, आप नॉन लेवेबल टैक्स अल्कोहल ना बेचो, आप इंटरेस्ट रेट आउटवर्ड सप्लाई ना करो, आप ई कॉमर्स से काम ना करो, आप ट्रेडर नहीं, मैन्युफैक्चरर ना हो किसके, पान मसाला के, आइसक्रीम के, टबैको के, एरेटेड वाटर के, आप इन चीजों के सप्लाई ना करो। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये 4 आइटम है, पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको प्रोडक्ट और एरेटेड ड्रिंक। इनको हमने इनके बनाने वाले को बार बोल रहा हूं, बनाने वाले को बाहर किया है, ट्रेडर को बाहर नहीं किया। उसके बाद आप फिरंगी ना हो, आप नॉन टैक्सेबल पर्सन ना हो, ये कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ेगी। किसके लिए? अगर आप सेक्शन पढ़ रहे हो, सेक्शन 1 पढ़ रहे हो, सेक्शन ये पढ़ रहे हो, सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेक्शन 10(1) की कंडीशन बता दो, सारी कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि तुम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, जहां जहां जाएंगे हम साथ साथ जाएंगे, हम साथ साथ हैं। जिस स्टेट में भी आप कोई भी काम करोगे, अब एक बार आपने एक स्टेट में कंपोजिशन लेवी ले ली, हर स्टेट में आपको कंपोजिशन लेवी लेनी पड़ेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आए और ये अमेंडमेंट आई ओनली सर्विसेज वाले के लिए, ओनली सर्विसेज वालों के लिए। अगर आप ओनली सर्विस देते हो तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको टैक्स लगाएंगे, इसके आगे लिख लो 1/2019 CTR। एग्जामिनर आपको इस तरह से पूछेगा कि बताओ कौन सी नोटिफिकेशन है 1/2019 जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सर्विस वालों के लिए स्कीम निकाली है। तो स्कीम क्या निकाली है कि आपकी टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आप टैक्स दोगे 3%। सर आपने बताया 6%, अरे भाई साहब 6% कैसे हो जाएगा? ये है आपका CGST एक्ट, इसके पैरेलल है SGST एक्ट, वहां पे भी लिखा होगा 3%। तो 3% यहाँ का, 3% वहां का, टोटल हो गया 6%। तो 6% आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लगेगा टर्नओवर इन द स्टेट पे। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपका टैक्स लगेगा वो टर्नओवर इन द स्टेट पे ही लगेगा हमेशा। और कौन सी टर्नओवर? जब आप टैक्सेबल पर्सन बने हो उस दिन से। जब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं बने थे उस दिन की टर्नओवर ऐड मत करना, ये परसेंटेज निकालने के लिए ध्यान रखना ये बात। और गरीब अमीर चेक करने के लिए आपको एग्री के टर्नओवर चेक करनी है पिछले साल की। उसके बाद वो बोला जी आप, ये सेम कंडीशन हमारी लगाई गई, बिल्कुल सेम कंडीशन लगाई गई हमारी 2A में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 2A की कंडीशन क्या है, तो सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे सर्विस नहीं है, क्योंकि सर्विस की तो कंडीशन बनाई है, सर्विस को हमने बाहर नहीं किया। तो आप नॉन लेवेबल नहीं बेचोगे, इंटर आउटवर्ड नहीं बेचोगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ काम नहीं करोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, पाप वाला काम, पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको, ये काम नहीं करोगे, और आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ये नहीं होगे।
ये सारी की सारी कंडीशन जो हमने 10(1) में पढ़ी थी, सारी कंडीशन सेम है, बट यहाँ पे सर्विस वाला वर्ड उड़ा दिया, बाकी सारी कंडीशन सेम है। बताओ 10(1) में आने के लिए, 10(1) में अगर आप आओगे तो क्या आप सर्विस दे सकते हो? सर्विस दे सकते हो। कौन सी वाली दे सकते हो? ओनली रेस्टोरेंट सर्विस आप दे सकते हो। हाँ, प्रोवाइजो के हिसाब से आप रेस्टोरेंट के अलावा कोई सर्विस दे सकते हो, बट कौन सी वाली? 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो रेस्टोरेंट वालों के लिए 10A में कोई दिक्कत नहीं है, बट अदर सर्विस वालों के लिए प्रोवाइजो में लिमिट डाल दी, प्रोवाइजो में लिमिट डाल दी कि आपको 10% ऑफ टोटल टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये आपको फॉलो करना है। बाकी हम समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे हम और डिटेल में। तो ये कंडीशन हो गई आपकी, और ये डाली गवर्नमेंट ने कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बड़े सिंप्लीफाई लैंग्वेज में, कि आपको टर्नओवर में क्या क्या ऐड करना है। इंपॉर्टेंट लिख लो, टर्नओवर में क्या क्या ऐड करना है। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में क्या ऐड होगा और क्या ऐड नहीं होगा। पहले तो सिर्फ इंटरेस्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, रामफल जी इंटरेस्ट ऐड नहीं करने देंगे, तो इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, तो ये तो होगा नॉट एडेड। और ये सेम बात हमने लिखी है, सेम बात हमने लिखी है टर्नओवर इन द स्टेट में भी सेम बात लिखी है हमने। वहां भी बोला जी हमने, टर्नओवर इन द स्टेट में बोला जी हमने कि यहां पे भी हमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करवाएंगे, शैल नॉट इंक्लूड, इंटरेस्ट ऐड नहीं करवाएंगे हम। बट एक बात इसने और बोला जो यहां नहीं लिखी हुई थी। यहां तो इसने बोला जी हम इंटरेस्ट ऐड नहीं करवाएंगे, फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर हम इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक बात इन्होंने एक्स्ट्रा बोली जो मैं आपको बता चुका हूं, कि अगर मान लो यहां से यहां आपकी पीरियड शुरू हो रहा है और आप टैक्सेबल यहां हुए हो, आप यहां टैक्सेबल हुए हो, तो जो ये पीरियड है आपका, ये पीरियड है जब आप नॉन टैक्सेबल थे, तो वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। टर्नओवर का पार्ट नहीं बने, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जिस टैक्स पे हमें, जिस टर्नओवर पे रेट निकालना है, जो हमें रेट निकालना है, उस टर्नओवर में वो पीरियड ऐड नहीं करूंगा जब मैं टैक्सेबल था ही नहीं, तो मैं टैक्स क्यों दूं उस टर्नओवर पे। बट हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए ध्यान रखना, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हम पूरा साल की इनकम टर्नओवर लेते हैं, भले ही आप टैक्सेबल बने हो ना बने हो, पूरे साल की हम टर्नओवर लेते हैं। ये देखो यहाँ ऐड किया हुआ है, तो ATO मतलब एग्रीगेट टर्नओवर के लिए पूरे साल की टर्नओवर लेनी है, और टर्नओवर इन द स्टेट के लिए, टर्नओवर इन द स्टेट के लिए क्या लेंगे हम? उस पीरियड टर्नओवर लेंगे जो पीरियड टैक्सेबल रहा है। इसको चार्ट से आप क्लियर कर लेना, ये तो ये आपको तंग करेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ वैल्यूएशन के रूल भी हैं। रूल क्या है जी, पढ़ चुके हैं हम। ये रूल, पहला रूल है कि आपका कोई भी स्टॉक परचेज नहीं होना चाहिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से। सर इसका लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है? भाई सिंपल सिंपल लॉजिक है, गवर्नमेंट चाहती है पीछे का टैक्स आपका पूरा पे हो, पीछे का टैक्स आपका पूरा पे हो। अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीद लिया तो आप टैक्स भी नहीं दोगे, और आगे भी आप कह रहे हो मैं 1% दूंगा 18 का। तो गवर्नमेंट ने बोला आपका कोई भी स्टॉक अनरजिस्टर्ड से खरीदा ना हो। अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है तो आपको अलाउड ही नहीं है खरीदना अनरजिस्टर्ड से। तो ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड से खरीदना इसको अलाउड नहीं है। बट कौन सा स्टॉक खरीदना? अगर आपने कोई कन्वर्जन करा है, मान लो आप यहाँ थे नॉर्मल स्कीम में, और नॉर्मल स्कीम से आप आ गए कंपोजिशन स्कीम में, तो आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कोई भी स्टॉक अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी ये पॉइंट आपके काम नहीं आएगा, इतना टेक्निकल पॉइंट इंस्टीट्यूट आपको चेक नहीं करेगा, फिर भी आपको बता दिए। उसके बाद कह रहे जी आपके पास कोई भी स्टॉक ना पड़ा हुआ, स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ स्टॉक की बात हो रही है। जब आप कन्वर्ट होके आते हो, जब आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आते हो, उस स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, कि उस स्टॉक में इंटर परचेज नहीं होनी चाहिए, इंटर परचेज नहीं होनी चाहिए, और अनरजिस्टर से परचेज नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात, ये स्टॉक की बात हो रही है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आ रहे हो,
बिल्कुल फ्रेश आपने कंपोजिशन स्कीम ली है, तो आपको इंटर परचेज भी अलाउड है और अनरजिस्टर्ड से खरीदना भी अलाउड है। ये एक थोड़ा गहरा पॉइंट है, यहां पे लिख लो गहरा। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टॉक की। अगर आप कन्वर्ट होके आ रहे हो नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में, तो जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है उसमें दो बातें नहीं होनी चाहिए कि आपका इंटर स्टेट परचेज नहीं होना चाहिए आपके स्टॉक में, और अनरजिस्टर्ड से परचेज नहीं होना चाहिए। इस चीजों पे इंस्टीट्यूट चेक नहीं करेगा आपको आपके लेवल पे। ये मैटर है सीए फाइनल का, फिर भी मैंने दे दिया है आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद लिखा है जी आप एंगेज नहीं होगे, ये पान मसाला आइसक्रीम वगैरह पे एंगेज नहीं हो। बात करोगे मेरी? उसके बाद उन्होंने लिखा जी आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे और आप अपने साइन बोर्ड पे लिखोगे कि मैं कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, अपने माथे पे, माथे पे तो नहीं, दुकान के माथे पे लिखोगे कि मैं कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हूं। आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे और आपको टैक्स कलेक्ट करने की पावर नहीं है, और आप आईटीसी भी नहीं लोगे। ये सारी बातें होगी हमारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हम बात कर, थोड़ी सी बात करते हैं वैलिडिटी कि कंपोजिशन लेवी कब तक जिंदा रहेगी, कब तक जिंदा रहेगी, और कब इसकी डेथ हो जाएगी बेचारे की। तो ये जिंदा रहेगी, दो बातें हैं। अगर आपकी सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो चलती रहेगी। जिस दिन आपकी सारी कंडीशन, ये भी कंडीशन आपकी लैप्स हो गई, और आपकी कोई भी कंडीशन लैप्स हो गई, तो ये कंपोजिशन लेवी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कंपोजिशन लेवी खत्म। फॉर एग्जाम्पल आपकी टर्नओवर है 1.5 करोड़, और वो 1.5 करोड़ एक्सीड हो गई, ये हो गई 1.5 करोड़। तो जिस दिन ये एक्सीड हुई है, उस दिन से कंपोजिशन लेवी की डेथ हो गई। एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा यहाँ पे, वो आपको डेट बना के देगा जी इस डेट पे आपकी टर्नओवर इंक्रीज हो गई 1.5 करोड़ से, तो उस डे पे ही आपकी कंपोजिशन स्कीम खत्म हो गई है। ध्यान रखना ये बात। उसके बाद ये नॉर्मल स्कीम में, यानी कि नॉर्मल स्कीम में सेक्शन 9(1) में टैक्स देगा, जो कि नॉर्मल रेट है 18, 15, 18, 12, 28, 5, जो रेट है उस रेट पे आप टैक्स देना शुरू कर दोगे। उसके बाद अगर आपको इस स्कीम से खुद बाहर जाना है, तो आप इंटीमेशन दोगे 7 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है, जो कि सर्कुलर आया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहे जी आपकी जो इफेक्टिव डेट है, कंपोजिशन स्कीम की इफेक्टिव डेट है, वो आपकी फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर पीछे नहीं जानी चाहिए। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। उसका एग्जांपल एग्जांपल क्या है कि एक पीरियड है 18-19। इस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में थे, और इस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में थे, यहां भी कंपोजिशन स्कीम में थे। एक डेट ऐसी आई जब आपने बोला जी मैं इस स्कीम को विड्रॉ कर रहा हूं, मैं स्कीम से बाहर जा रहा हूं। तो आपको जब बाहर जाना होता है तो आप एप्लीकेशन में लिखते हो कि जी मैं फला डेट से, फॉर एग्जांपल मैं इस डेट से इस स्कीम से बाहर जाऊंगा। एक बंदा कह रहा है जी मैं इस डेट से इस स्कीम से बाहर जाऊंगा। एक बंदा और शाना है, कह रहा जी मैं इस डेट से नहीं, मैं इस डेट से इस स्कीम से बाहर जाऊंगा। अरे भाई साहब पागल हो गए हो क्या आप? फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर पीछे नहीं जा सकते आप कह रहे हो मैं इस पिछले वाले साल के शुरू से मैं इस स्कीम से बाहर जा रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव बाहर जा रहा हूँ, नहीं अलाउड नहीं है। कह रहे जी आपको, अगर आप इस पीरियड में कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाने का प्लान बना रहे हो, तो इफेक्टिव डेट कभी भी पिछले प्रीवियस ईयर की नहीं हो सकती। इस बात को लिखा हुआ है हमारे मॉड्यूल में, किस तरह समझाया हुआ देखते हैं। इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम शैल बी इंडिकेटेड और इंटीमेटेड इन द एप्लीकेशन। या तो ऑफिसर आपका विड्रॉ करेगा या आप करोगे तो एप्लीकेशन होगी, ऑफिसर करेगा तो इंटीमेशन होगी। सच डेट शैल नॉट बी प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहा है जी ये जो डेट है आपकी इफेक्टिव डेट होगी, जो इफेक्टिव डेट होगी आपकी जब आप विड्रॉ कर रहे हो, ये इफेक्टिव डेट पिछले फाइनेंशियल ईयर की नहीं हो सकती। ये बात हमारी नोटिफिकेशन में आई हुई है, और ये एग्जामिनर आपसे चेक कर सकता है छोटे मोटे थ्योरी क्वेश्चन से। फिर कह रहा है जी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये बात लिखी हुई है। और ये हमारा एनालिसिस है जो हमने कर लिया ऑलरेडी। तो हमारी जो लिमिट रहेगी, अदर स्टेट की लिमिट रहेगी
मतलब कि जम्मू कश्मीर, असम और हिमाचल प्रदेश इनको मिला के लिमिट रहेगी 1.5 करोड़, और बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इनकी लिमिट रहेगी 75 लाख। तो ये टर्नओवर की लिमिट है हमारी। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके और देखते हैं हमें कितना समझ आया। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट के, ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे आप, आपको मजा आ जाएगा। आप देखते हैं जरा क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं डिस्कस। एबीसी इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरर हैं जो कि मुंबई में हैं, और मुंबई में गुड सप्लाई करते हैं, और चेन्नई में भी करते हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं। क्या कंपोजिशन लेवी मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। इंटर को हमने कहा था गेट आउट, गेट आउट। किसने कहा था? लॉ मिनिस्टर ने समझाया था इंटर को कवर नहीं करो, क्योंकि आईजीएसटी लॉ में सेक्शन 20 में हमने बोरो नहीं किया हुआ कंपोजिशन लेवी को। चलो जी, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अ पर्सन इन दिल्ली, दिल्ली का है, और उसकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ एक्सीड हो गई है। दिल्ली, दिल्ली मतलब दिल्ली में टर्नओवर कितनी है? 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट है। तो 9th को भाई साहब की टर्नओवर एक्सीड हो गई। इसका मतलब कंपोजिशन लेवी की डेथ हो गई, कंपोजिशन लेवी खत्म। पूछ रहा है जी, इसने अप्लाई किया 12 दिसंबर को, हम क्या करें? तुमने 12 को अप्लाई किया है तो हमारे लिए तो 9 तारीख को ही कंपोजिशन लेवी खत्म हो गई। बताओ कब लैप्स हुआ है? आप एग्जाम में लिख के आओगे 9 तारीख को कंपोजिशन लेवी से नॉर्मल स्कीम में आ गया। आप अप्लाई करो 10 महीने बाद, हमें क्या मतलब है? हमने तो 9th को ही मान लेना है आपकी ये स्कीम लैप्स हो गई। जैसे टर्नओवर आपने, टर्नओवर या कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी, उस सेम डे पे आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, सर ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है तो कोई अच्छा क्वेश्चन कराओ, कराएंगे आगे, आगे क्वेश्चन कराएंगे आपको, एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे आपको। अ डीलर हैज 2 ऑफिसेस दिल्ली में, अच्छा जी, और एक ऑफिस उसका कहां पर है? उसको एक ऑफिस और खोलना है, और वो कह रहा है एक ऑफिस में नॉर्मल स्कीम ले लेता हूँ, एक में कंपोजिट स्कीम ले लेता हूँ। पागल, पागल है क्या तू? हमने मना किया है कि हम साथ साथ रहेंगे। हर स्टेट में अगर जाएगी तो कंपोजिशन स्कीम साथ में जाएगी, नॉर्मल स्कीम में नहीं आ सकते। चलो जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर ये तो। राज ने एक ऑफिस दिल्ली में खोल लिया है, एक मुंबई में खोल लिया है, और ये इंट्रा सप्लाई कर रहा है। सर दिल्ली मुंबई इंटर, दिल्ली मुंबई इंटर, भाई साहब एग्जांपल दिया था मैंने आपको रामफल जी का, कि अगर दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं तो इंट्रा हो गया, मुंबई में, मुंबई मुंबई में सप्लाई कर तो इंट्रा हो गया। तो क्या ये स्कीम मिलेगी? यस, ये स्कीम मिल सकती है अगर आप इंट्रा इंट्रा कर रहे हो दोनों स्टेट में। इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे कंसेप्चुअली इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको दोबारा से पढ़ना और रिवाइज करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है जी? मिस्टर, ये हमें क्वेश्चन बाद में लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसके क्वेश्चन के अंदर ये मैंने काट दिया ऑलरेडी, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, इसको मैंने आपको काट के ही दूंगा। ये समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या आया हुआ है। डिटरमाइन वेदर सप्लायर इन द फॉलोइंग केसेस एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी और नॉट। इसकी टर्नओवर कह रहा है शुगम मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सप्लाई गुड्स इन नेबरिंग स्टेट। ओहो, ये इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, स्कीम से बाहर, स्कीम से बाहर। रमेश हैविंग रेस्टोरेंट इन नोएडा एंड रजिस्टर्ड विद स्विगी, स्विगी से काम कर रहा है, इसका मतलब रेस्टोरेंट वाले को ये सर्विस अलाउड है। सर स्विगी से काम कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको तो बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर भी कर रहा है और दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली सप्लाई कर रहा है, इंटर भी कर रहा है और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी कर रहा है, दोनों कर रहा है, इसको बाहर कर देना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत 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 गहरा पॉइंट, बहुत गहरा पॉइंट, बहुत डीप पॉइंट बता रहा हूं आपको, बहुत डीप पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी टेक्निकल पॉइंट, जो मैंने आपको जानबूझ के पहले नहीं बताया, आप उलझ जाते। ये पॉइंट है रेस्टोरेंट सर्विस का। रेस्टोरेंट वालों पे, चाय वालों पे मोदी जी की विशेष कृपा है, कह रहे जी इनको इंटर भी अलाउड है, इनको स्विगी भी अलाउड है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं प्रोविजन, लेट मी गिव यू प्रोविजन, आपको मजा आएगा देखो।
हम आते हैं अपने प्रोविजन पे, सेक्शन 1 सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 पे आते हैं। वहां लिखा हुआ था कि हम ये सर्विस देंगे मैन्युफैक्चरर को, रेस्टोरेंट को और अदर को। और फिर हमने कुछ कंडीशन भी पढ़ी थी। उस कंडीशन में ध्यान से देखो उन्होंने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जी, नॉट मेकिंग नॉट मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स गुड्स। ओहो, मतलब सर्विस वालों को, सर्विस भी कौन से वाली, रेस्टोरेंट सर्विस वालों को इन्होंने इंटर से बाहर नहीं निकाला था। आपने इस बात को गौर नहीं किया कि रेस्टोरेंट वालों को इंटर करने की पावर दे रखी है, ओनली रेस्टोरेंट वालों को। क्योंकि रेस्टोरेंट वालों पे कहानी याद करो अपनी, रेस्टोरेंट वालों पे मोदी जी की विशेष कृपा है चाय वालों पे। कह रहे जी इसको इंटर भी अलाउड है। फिर आगे आती हैं, कह रहे नॉट मेकिंग एंगेज ऑफ गुड्स गुड्स। यहां पे भी उन्होंने बोला कि रेस्टोरेंट वालों पे मेरी विशेष कृपा है, रेस्टोरेंट वालों को हम इंटर भी अलाउ करेंगे और ई कॉमर्स भी अलाउ करेंगे। हालांकि दोस्तों मैं बताऊं आपको, इंस्टीट्यूट इस लेवल पे जाके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इतनी गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। आप इतना मत जाना, पर आप समझ लेना कि रेस्टोरेंट वालों पे विशेष कृपा है, उसके ऊपर इंटर और ई कॉमर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत बहुत टेक्निकल पॉइंट था ये, जो मैंने आपको बाद में कराया जानबूझ के, ताकि आप उलझ ना जाओ। उलझाना नहीं है आपको मेरे को। तो ये आपको ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये अलाउड रहेगा कि ये रेस्टोरेंट वाला है, इसको ई कॉमर्स भी अलाउड है, इसको इंटर भी अलाउड है। टेक्निकली तो वैसे अलाउड नहीं होना चाहिए, बट लॉ में फ्रेमिंग में दिक्कत हो सकती है, मे बी ये लॉ की फ्रेमिंग की दिक्कत हो, इसलिए अलाउ करके आएंगे। तो आईसीआई इस पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा पॉइंट लॉ में थोड़ा गड़बड़ है। उसके बाद मनीष इन एंगेज इन ट्रेडिंग पान मसाला। सर पान मसाला आते ही हम बाहर कर देंगे, भाई साहब ट्रेडिंग है ये, ट्रेडिंग वालों को बाहर नहीं किया था, इस पे कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ है और दिल्ली में है, दिल्ली में टर्नओवर 1.5 करोड़ ही होती है। और कह रहा है जी इसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्रॉस नहीं हुई है करंट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ ओवर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग पैन नंबर टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी। ये तो आंसर बता रहा है कि हर जगह पे आपको कंपोजिशन लेवी लेनी पड़ेगी, तो इसके अंदर आंसर छुपा हुआ है। हम अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुल्तान एंड सन पार्टनरशिप फर्म, सुल्तान एंड सन पार्टनरशिप फर्म है और इसका एक ऑफिस नागपुर में है, एक महाराष्ट्र में है, यानी कि दोनों ये महाराष्ट्र में आते हैं। होलसेल ऑफ टैक्सेबल बी प्रोडक्ट और क्यू प्रोडक्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। अच्छा बताओ क्या ये गुड्स बेच रहा है, ध्यान रखना गुड्स है नहीं है, तो यस ये गुड्स बेच रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्ट, मतलब गुड्स की बात हो रही है। 9-10-1 की बात हो रही है। कह रहा है इसकी टर्नओवर जो है वो कितनी हो गई है, 130 लाख हो गई, यानी 1.3 करोड़ हो गई है। एंड फर्म विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर 9-10-1 एंड 10-2। ठीक है जी, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं है। However, accountant in the view that is engaged in making exempt supply, exempt supply, सर exempt supply को तो हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अरे यार तो कैसी बातें करते हो, एग्जाम सप्लाई को बाहर नहीं करते, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को बाहर करते हैं। पेट्रोल को बाहर करते हैं, शराब को बाहर करते हैं, डीजल को बाहर करते हैं, नेचुरल गैस को बाहर करते हैं, बट एग्जाम सप्लाई को इस अकाउंटेंट की मति मारी गई है, ये एग्जाम सप्लाई वाले को हम बाहर नहीं करेंगे, ये ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। हमने नॉन टैक्सेबल पढ़ा था, तो इस अकाउंटेंट की बात गलत है, ये स्कीम इसको मिल जाएगी और हम दे देंगे। आगे चलते हैं जी। अ पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 1 and 2, हरियाणा, हरियाणा में इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है और ही विल बी अलाउड टू कंपोजिशन स्कीम रिमाइंडर ईयर। नहीं, कह रहा है जी आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है, यहाँ लिमिट क्रॉस हो गई है, तो बैलेंस पीरियड के लिए आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे, कंपोजिशन स्कीम में नहीं। आपने यहाँ लिमिट क्रॉस कर दी है बीच में, तो नॉर्मल पीरियड में आप जो बैलेंस पीरियड है आपका पूरे साल का, उसमें आपको नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेना। जो क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा हूं ना,
वो आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम क्वेश्चन हमारे आरटीपी में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आरटीपी में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये एग्जामिनेशन लिख लो यहाँ पे, एग्जाम में किसी ना किसी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे। मिस्टर अजय, अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर मतलब दिमाग की घंटी बजा लो, ये सर्विस की बात कर रहे हैं। और सर सर्विस, गुड्स सर्विस और ओनली गुड्स हम अलग अलग पढ़ के आए हैं, तो ये सर्विस की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A की बात कर रहे हैं। कह रहे जी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड, हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं बेचते। अगर हम गुड्स बेचेंगे तो हम कहां पे आएंगे, 10(1)A में आ जाएंगे, क्योंकि वहां लिखा हुआ था आप गुड्स प्लस सर्विस बेचोगे तो 10(1) के प्रोवाइजो में आ जाओगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेचोगे तभी आप 2A में आओगे। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सर्विस होगी तभी आप 2A में आओगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। रिपेयर सेंटर कहाँ पे लोकेटेड, राजस्थान में लोकेटेड है। और नॉट मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, कह रहे जी हम कोई इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सेल नहीं कर रहे। परचेज कर रहे होंगे, मे भी कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 45 लाख। सर हमारी लिमिट क्या है यहाँ पे, सर हमारी लिमिट 1.5 करोड़ है। अरे भाई साहब 1.5 करोड़ नहीं है, यहाँ लिमिट है 50 लाख। हमने कहा जी 50 लाख की आपकी टर्नओवर है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। विद रेफरेंस टू प्रोवाइजो ऑफ सीजीएसटी एक्ट एग्जामिन वेदर अजय कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1). सर क्या ये सेक्शन 10(1) में, 10(1) और 10(2) इकट्ठी पढ़नी है हमें साथ में। 10(2) में कंडीशन लिखी हुई है और 10(1) में लिखा हुआ है कि आप गुड्स या मार्जिनल सर्विस ले सकते हो। तो बताओ क्या 10(1) में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 10(1) में हमने पहले ही बाहर कर दिया सर्विस वालों को, सर्विस वालों को, ओनली सर्विस वालों को हम 10(1) में नहीं लाते। तो ये आंसर हो गया कि सर हम 10(1) में नहीं आ सकते क्योंकि हम ओनली एंड ओनली सर्विस दे रहे हैं। आगे कह रहा है वेदर ही इज एलिजिबल टू बेनिफिट ऑफ द 10, यस ये हम बेनिफिट हम ले सकते हैं क्योंकि टर्नओवर हमारी 50 लाख तक है। उसके बाद कह रहा है कंसीडरिंग द ऑप्शन टू पेमेंट ऑफ टैक्स विलिंग मिस्टर कंप्यूटर, कह रहा है टैक्स निकाल के दिखाओ। अगर इसकी इसकी जो टर्नओवर है 45 लाख है करंट ईयर में, तो 45 लाख, सॉरी 35 लाख टर्नओवर है इसके करंट ईयर में, 45 लाख इंटू 6% हम निकाल देंगे और ये हमारा आंसर हो गया सिंपल। तो हमारे को आंसर कैसे देना है बता रहा हूं आपको मैं, बट आपको भी समझा रहा हूं कि हम रफ में काम कर रहे हैं। तो कह रहा है विल योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ मेजर प्रिक्योर, इस वर्ड पे ध्यान देना, प्रिक्योर मतलब परचेज। बच्चे क्या करते हैं, इंटर सुनते ही, नेबरिंग स्टेट सुनते ही सोचते हैं ये इंटर की बात हो रही है, और इंटर सुनते ही अपनी दिमाग में सोच लेंगे ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, ये तो बाहर है। भाई साहब इंटर परचेज हो रही है, यहाँ पे सेल नहीं हो रही। तो सेल अलाउड नहीं है बट इंटर परचेज अलाउड है, इंटर परचेज, फ्रेश इंटर परचेज अलाउड है। कन्वर्जन वाली बात भूल जाना, वो बेकार है बात, मैंने आपको करा दी है। क्योंकि अगर स्टॉक की बात हो रही है वहां पे इंटर अलाउड नहीं, बट हम स्टॉक की बात करेंगे नहीं, हमारे एग्जाम में स्टॉक की बात आएगी नहीं, हम बात करेंगे फ्रेश परचेज की। तो फ्रेश इंटर परचेज अलाउड है हमारे को, बट फ्रेश इंटर सेल अलाउड नहीं है। तो यहां पे हम बोलेंगे जी हमारा आंसर सेम रहने वाला है। कई बार आप सोचते हो कि इंस्टीट्यूट ने अगर पूछा है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन, आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर हम ये करेंगे, सोचते हो, आप सोचते हो कि सर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने कुछ ना कुछ गेम खेली होगी तभी वो आंसर चेंज होना होगा। पर हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार आपका आंसर चेंज ही हो पार्ट बी में। कई बार आपका आंसर सेम होता है, आप लिखते हो मेरा आंसर सेम रहेगा क्योंकि इंटर स्टेट परचेज हमारे को डिस मतलब एलिजिबल मतलब ये डिसअलाउ नहीं करती कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए। तो हम इसका आंसर पढ़ते हैं, इसने आंसर कैसे ड्राफ्ट किया है इंस्टीट्यूट ने। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट मी सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13।
ये आंसर है जी। पढ़ते हैं इसको आंसर को, क्या है ये। सेक्शन 10(1) प्रोवाइड्स रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover preceding financial did not 1.5 करोड़, ये इसने लॉ बताया है कि लॉ में ये लिखा हुआ है, may opt for pay amount collected as specified period. However, as per प्रोवाइजो क्या कहता है, गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विस, person who opt for tax for under composition scheme may supply of services other than रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप कोई मार्जिनल सर्विस दे रहे हो तो आपको कंडीशन फॉलो करनी है 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। ये इसने सारी शर्तें बता दी, कानून बता दिया। उसके बाद ये आंसर दे रहा है, ये लॉ बता दिया इसने, इसका मिलेगा हमारे को 1 नंबर। ध्यान रखना, हर एक स्टेप का एक नंबर होता है, लॉ बताने का 1 नंबर है। अब बता रहा है इन द गिवन केस मिस्टर अजय इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विसेज। हमारी कंडीशन है कि हम सर्विस के सप्लायर करते हो, तभी हम सेक्शन 10(2)(a) में आएंगे। तो ठीक है जी, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). कह रहे हैं आप कंपोजिशन स्कीम में लायक नहीं हो, क्योंकि 10(1) और 2 में आने के लिए आपको सर्विस, ओनली सर्विस में नहीं चलेगा काम, आपको गुड्स या गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विस अलाउड है, ओनली सर्विस अलाउड नहीं है। हाउ एवर 2(a) के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप क्या करो, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख है तो आप टैक्स पे कर सकते हो 3%, जो कि 6% होगा, और टर्नओवर इन द स्टेट में, तो इसके अंदर वो निकाल देगा। टर्नओवर निकालने के लिए 35 लाख का 6% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कंपोजिशन लेवी में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल इसने आंसर दे दिया। उसके बाद इसने आंसर और आगे लिखा है, कह रहा जी, उसके बाद इसने लिखा है कि ही इज एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरस्टेट परचेज। इंटरस्टेट परचेज की कोई मनाही नहीं है, हेंस आवर आंसर विल रिमेन सेम। हमारा आंसर सेम रहेगा अगर ये इंटरस्टेट परचेज कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, परचेज और सेल को दोनों आपस में लिंक मत करना। परचेज पे कोई दिक्कत नहीं है, सेल इंटर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे थोड़ा सा एग्जाम के क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है आईसीए में, बहुत सिंपल है, इंस्टीट्यूट में कर दोगे आप। तो एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ है इंस्टीट्यूट में, मे 18 अटेम्प्ट में आया हुआ है, मे 18 अटेम्प्ट में। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। साइट ट्रेडिंग कंपनी एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर इन गुड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन आंध्र प्रदेश। टर्नओवर उनकी कितनी है, आंध्र प्रदेश की लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़ है। डिटरमाइन वेदर साई इज एलिजिबल, यस एलिजिबल है, क्योंकि टर्नओवर कितनी है, 1.5 करोड़। कौन सा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो एलिजिबल है। with your answer will be different if the above scenario site trading company is making intra-state supply within same state। जम्मू कश्मीर, ओहो, जम्मू कश्मीर की लिमिट क्या है सर, 1.5 करोड़ है। एग्जामिनर आपको घुमा रहा है, वो सोचेगा कि यार, आपको सोचो कि जम्मू कश्मीर की टर्नओवर 75 लाख रुपए होगी, बट उसकी टर्नओवर क्या है, सेम 1.5 करोड़ है। तो मेरा आंसर सेम रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका मे 19 में आया हुआ, मे 18 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारा जो आया हुआ है हमारे एमसीक्यू में आया हुआ है, मे 20 की आरटीपी में आया हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन। देखते हैं, हमारे को एक केस स्टडी दी हुई है एग्जाम इंस्टीट्यूट ने, और बोला जी एक बंदे की करंट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर ये है। तो हम तो पढ़ के आए थे प्रीवियस ईयर टर्नओवर, देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर अवेलेबल नहीं है तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। तो आप देखोगे टर्नओवर कितनी है इसकी, 55 + 16, ये हुई आपकी 71 लाख की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर हो गई। क्या ये करंट ईयर की टर्नओवर है, एग्रीगेट है ये? अच्छा, ये तो हमारी हो गई करंट ईयर की टर्नओवर इन द स्टेट। क्या हो गई ये, टर्नओवर इन द स्टेट 71 लाख रुपए हो गई। अब क्या कहते हैं जी, ये क्या ये गुड्स दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है? तो कह रहा है जी ये रजिस्टर्ड बंदा है, जो कि क्या कर रहा है, सर्विस अवेल कर रहा है, और
गुड्स दे रहा है, गुड्स की सप्लाई ये कर रहा है और कह रहा है जी ये सर्विस स्टार्ट भी करने वाला है नेक्स्ट ईयर से। इसका मतलब ये सर्विस भी देना चाहता है। पढ़ते हैं हमने क्या क्वेश्चन पूछा है हमारे से इंस्टीट्यूट ने। कह रहा है मनदीप विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन फाइनेंशियल ईयर बट कैन सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली अप टू। कह रहे वैसे तो ये गुड्स दे रहा है पर ये सर्विस देना चाहता है, मार्जिनल सर्विस देना चाहता है, मार्जिनल सर्विस देना चाहता है। इसका मतलब ये प्रोवाइजो में आएगा और प्रोवाइजो में लिखा हुआ था 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो हमारा हायर क्या होगा 71 लाख का 10% कितना आएगा, ये आएगा 7.1 लाख। 7.1 लाख हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं जो हमारे कंपोजिशन लेवी में आए हुए हैं, आप चुटकियों में उसको निकाल दोगे। ये देखिए दोस्तों मैंने बताया था आपको आरटीपी है हमारी, आरटीपी नवंबर 2019 की, जिसके अंदर ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड्यूल वाला, जो सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है क्योंकि मॉड्यूल में भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन अजय वाला और सेम क्वेश्चन आपका आरटीपी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं तो आप इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए कैसे इसका आंसर दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन का रेफरेंस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है आपको पेपर में, आरटीपी के अंदर ये रेफरेंस दिया हुआ है। 2A आ जाए आपके एग्जाम में, ये नोटिफिकेशन नंबर आ जाए 2/2/2019 तो आप मान लेना ये 2A की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। ये आपको आंसर देना है, ओनली सर्विस वाला केस है ये और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन के अंदर, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मुझे लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 20 की आरटीपी में दिया हुआ है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आप डिस्कस कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी पूरी हो जाएगी इस क्वेश्चन से। ध्यान से पढ़ना है एक एक वर्ड। कह रहे जी चंचल स्टार्टेड ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज, अभी तक ये सर्विस की बात कर रही है मैडम, ठीक है जी। इनोग्रेटेड केयर एंड केयर ब्यूटी केयर, जनकपुरी दिल्ली में इन्होंने खोला है, जनकपुरी दिल्ली में खोला है इन्होंने ऑफिस और ये खोला है 1 अप्रैल से, ठीक है जी। शी ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर दिस स्कीम, ये स्कीम कौन सी है, सेक्शन 10, सेक्शन 10 2A की बात, ये स्कीम ये नोटिफिकेशन बात करती है, तो आपको बार बार मैं याद करवा रहा हूं। उसके बाद कह रहे हैं जी इस डेट से ये स्कीम, तो ये कह रहे हैं जी ये ओनली सर्विस देती है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद कह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर केयर एंड ब्यूटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 20 लाख रुपए है। तो लिख लो आप क्वार्टर 1 का जो टर्नओवर है, टर्नओवर कौन सी वाली सर, टर्नओवर इन द स्टेट की बात हो रही है, टर्नओवर इन द स्टेट, ये आपकी 20 लाख रुपए है क्वार्टर 1 की। फर्दर फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर टर्नओवर रीच्ड 50 लाख। ध्यान करना, मेरी बात को ध्यान करना, टर्नओवर क्वार्टर सेकंड की 20 लाख नहीं हुई है, टोटल टर्नओवर पूरे साल की। इसका मतलब क्वार्टर 2 की टर्नओवर कितनी हो गई, कितनी हो गई टोटल टर्नओवर, यहां लिख लो ब्रैकेट में 50 माइनस 20, यानी कि 30 लाख रुपए टर्नओवर है क्वार्टर 2 की। क्वार्टर 2 और 1 की मिला के 50 लाख हो गई है। बड़े रफ करके काम करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़े तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद कह रहे हैं जी केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर रिकॉर्डेड रैपिड ग्रोथ एंड टर्नओवर 70 लाख हो गई। 70 लाख होते ही घंटी बज जाए दिमाग में आपकी कि सर सेक्शन 10 2A में 50 लाख तक की सर्विस अलाउड थी, उसके ऊपर सर्विस अलाउड नहीं थी। कह रहे जी ठीक है जी, डिटरमाइन टोटल टैक्स लायबिलिटी बाई एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर तक की आप लायबिलिटी निकाल के दिखाओ। यहां पे दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहले इसको हम समझते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 में क्या कह रहा है जी, इसका एक थोड़ा चार्ट बनाते हैं। हमने कहा जी एक हमारे पास है क्वार्टर 1,
क्वार्टर वन में सेल है हमारी 20 लाख। बताओ 20 लाख तक क्या हम टैक्सेबल पर्सन हैं? टैक्सेबल पर्सन हैं? गौर करो मेरी बात को। क्या 20 लाख तक हम टैक्सेबल पर्सन हैं? हम टैक्सेबल पर्सन नहीं है। हम कौन सी स्टेट में हैं? हम दिल्ली के जनकपुरी स्टेट में हैं। जनकपुरी एरिया में है, दिल्ली में आता है वो। तो दिल्ली के अंदर टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए है। वैसे तो बताऊं आपको मैं, इसके अंदर अमेंडमेंट आ गई है। हमारी लिमिट जो टर्नओवर की है वो 20 लाख और 40 लाख, दो लिमिट है। 40 लाख के लिए कुछ कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए लगती है। इसका मतलब जो लिमिट है हमारी, वो कितनी हो गई आपकी सर्विस के लिए? टर्नओवर की लिमिट 10-20 लाख रुपए हो गई। तो बड़ा कंसेप्ट, बड़ा गहरा कंसेप्ट है, जो कि लिंक करूंगा मैं आगे अपने चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन में। तो टैक्सेबल पर्सन तो ये कब बना है? क्वार्टर टू में ये बना है टैक्सेबल पर्सन। क्या बना है? क्वार्टर टू में बना है। क्वार्टर टू में इसकी टर्नओवर हो गई है, क्वार्टर टू में टर्नओवर इसकी हो गई है कितनी? 30 लाख रुपए। अब बताओ क्वार्टर टू में ये टैक्स जो देगा, वो 30 लाख पे देगा या 20 लाख पे देगा? मैं समझा चुका हूं मेरे गुरुओं, मैं समझा चुका हूं आपको कि जब ये टैक्सेबल पर्सन ही नहीं था, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन नहीं था, तो इस पे तो टैक्स देगा नहीं। बट हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए काम ले सकते हो इसको। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, मुझे टोटल टर्नओवर लेनी है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेट, जो कि है मेरा 6%, उसके लिए मुझे 30 लाख लेना है, क्योंकि मैंने टैक्स देना है अपनी, जब मैं टैक्सेबल बना हूं। तो क्वार्टर वन में टैक्स दूंगा मैं 30 लाख रुपए पे। और जो क्वार्टर थ्री आया मेरा, क्वार्टर थ्री में मेरी टर्नओवर हो गई कितनी? 70 - 50, 20 लाख रुपए। इस 20 लाख पे टैक्स दूंगा नॉर्मल स्कीम में। तो पहले आप अपना रफ काम कर लो, एग्जामिनेशन सेंटर पे रफ काम करके फिर आप आंसर दो, आपको मजा आएगा। बी पॉइंट क्या है? देखो बी पॉइंट क्या कह रहा है, केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर विशेष टू ऑप कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर ही कैन डू सो। कह रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये कंपोजिशन लेवी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। कैसे कंटिन्यू करोगे भाई साहब? आपने 2A की कंडीशन को क्रॉस कर दिया है, आपने 20 लाख 50 लाख की टर्नओवर को क्रॉस कर दिया है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आप कंपोजिशन लेवी में नहीं आ सकते, क्योंकि आप ओनली एंड ओनली सर्विस दे रहे हो, पहली बात। दूसरा, आपने लिमिट 50 लाख की क्रॉस कर दी है। देखते हैं इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने किस तरह से दिया है, और ये प्रैक्टिस आप घर पे कर लोगे, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है इसके आंसर। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कवर नहीं कराए हैं, लिख के नहीं कराए हैं। अदरवाइज मैं लिख के कराता हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो आपको मैंने लिख के नहीं कराए हैं। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे लिख के। ये हमारा क्वेश्चन है, जिसका आंसर इंस्टीट्यूट ने बड़े प्यारी तरीके से दिया है। उसने बताया हमारे को नोटिफिकेशन नंबर ये है, जिसके अंदर हम टैक्स दे सकते हैं, ये वाली बात। ये बात सारी आपको लिख के आनी है एग्जाम में, क्योंकि आपको सिर्फ इसको ये जाहिर नहीं करना कि मुझे लॉ पता है, आपको लॉ एक्सप्रेस भी करके आना है एग्जाम में कि ये वाला लॉ मैंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इट इज क्लैरिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ हम टैक्स पे करेंगे 1 अप्रैल से। और उसके बाद लिखा है इन्होंने, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल शैल नॉट इंक्लूड फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये बात उन्होंने फालतू की लिखी है, किसी काम की नहीं है। मेन बात यहाँ पे शुरू हो रही है, मेन बात यहाँ पे शुरू हो रही है कि 50 लाख तक आपको ये स्कीम मिलेगी। और फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, यू आर नॉट टैक्सेबल पर्सन, तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। आप लिखोगे, सिंस वी आर नॉट टैक्सेबल पर्सन अप टू 20 लाख, सो देर इज नो टैक्स लायबिलिटी। क्वार्टर टू में आप टैक्स दोगे 30 लाख, 30 लाख पे कितना? 6%, 1,80,000। और जो बाकी बचा बैलेंस, क्योंकि आप अब स्कीम से बाहर हो गए हो, नाउ यू आर आउट ऑफ स्कीम, क्योंकि आपकी लिमिट टर्नओवर की बढ़ गई है, तो आप दोगे 18% नॉर्मल स्कीम पे टैक्स दोगे, और दोगे आप 20 लाख बैलेंस पे 36 लाख रुपए। ये आपकी होगी टैक्स लायबिलिटी जो आपने निकाल दी। इसके पीछे का जो लॉ है वो आपको समझाना है,
आपको समझाना कैसे है, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A वी कैन पे जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम इफ वी आर प्रोवाइडिंग ओनली सर्विसेज। हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ही देंगे, बट उसमें शर्त है कि हम देंगे उस डेट से जिस डेट से हम टैक्सेबल बने हैं। तो वी शैल बी लायबल टू पे कंपोजिशन लेवी अंडर सर्विसेज फ्रॉम द डेट व्हेन वी बिकम लायबल टू पे, व्हेन वी बिकम टैक्सेबल जब बने उससे हम पे करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा इसका कहानी लिख के आनी है, जो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बड़े आसानी तरीके से। क्या लिखा है हमने बी पॉइंट में, क्या लिखा है, नो केयर एंड ब्यूटी सेंटर कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन लेवी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फंडामेंटली कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड ओनली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वन सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस के लिए ले सकते हो, एज रिगार्ड टू अदर नेशनल सर्विस ओनली मार्जिनल सर्विस अलाउड। ये बता रहा है पूरा लॉ कि सेक्शन 10(1) में आप गुड्स और सर्विस ले सकते हो, ओनली रेस्टोरेंट सर्विस। अगर आपको गुड सर्विस लेनी है तो ले सकते हो, मार्जिनल सर्विसेज वो वाला केस आपका है नहीं। और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ओनली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो गई है। दोस्तों ये हमने सारा डिस्कशन कर लिया अपना कंपोजिशन लेवी का, और आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिशन लेवी क्या है। तो ये सारा डिस्कशन करने के बाद हम आपको बोलते हैं थैंक यू। इसको अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे प्लीज टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।